नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं मैं हूं प्रदीप पंड्या। नजर डालते हैं बाजार पे। जैसे कि हमने आपको बताया, आज बाजार संभलते हुए नजर आए हैं। कल के लोस के नीचे इंडेक्स नहीं जा रहा है, संभलने की कोशिश जारी है। और अब मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखें, जो एक बार थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हुई थी, अब पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। भले ही दायरा बहुत ज्यादा ना हो, 60-40, 55-45 वाले इक्वेशन चल रहे हैं, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की तादाद अधिक है। तो बाजार का मूड सुधरता हुआ, लेकिन इंडिया विक्स उसमें उछाल अब भी जारी है। तो बाजार में कहीं ना कहीं बड़े उतार चढ़ाव का खतरा बरकरार दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में अब जब इस महीने की एक्सपायरी को केवल 3 दिन बाकी हैं, आखिरी सौदा में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ होंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा, टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव, फंडामेंटल्स राय देने के लिए शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी, और 2:30 बजे हमारे साथ प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान भी जुड़ेंगे। रजत के बोस.com के रजत बोस भी आएंगे। आखिरी सौदा में हर आधे घंटे आपको दमदार मुनाफे वाला शेयर मिलेगा, हर रोज की तरह। ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 2:30 और ट्रेड एट 3। चलिए, जैसे कि प्रदीप जी ने बताया, बुल्स और बियर्स की लड़ाई जारी है। पिछले 2 दिन लगातार गिरावट के बाद आज थोड़ी एक हरी सी महक दिखी है बाजार में। देखते हैं निफ्टी पे कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो इस वक्त ऊपर चल रहे हैं। निफ्टी खुद एक 65 पॉइंट के दायरे में चल रहा है, 11,582 से 11,645 के आसपास। फिलहाल इसमें 632 के आसपास ये दिख रहा है। इंडेक्स 0.33% की तेज़ी, 38 पॉइंट ऊपर। देखते हैं कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो इस वक्त ऊपर चल रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगातार तीसरे दिन की गिरावट के बाद आज ये शेयर ऊपर 26 मार्च की लो के आसपास इस वक्त इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस चल रहा है 760 रुपये पे। ओएनजीसी में लगभग 3 रुपये 75 पैसे की तेज़ी देखी जा रही है, 162 रुपये पे, ये अपने 200 डीएमए के आसपास है। येस बैंक लगातार 2-3 दिन की गिरावट के बाद आज ये शेयर 200 डीएमए के नीचे और 11 मार्च की लो के आसपास फिलहाल 242 रुपये के आसपास चलता हुआ। सन फार्मा 470 और रिलायंस जो उस पूरे बाजार को आज संभाले हुए लगभग 23 रुपये ऊपर 1370 रुपये के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वीकली चेंज देखते हैं। ये एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता है और इसमें काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर चल रहे हैं। विप्रो ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग 280-290 के आसपास। कोल इंडिया 22 नवंबर के हाई के पास चल रहा है, लगभग 1.4% ऊपर। इसी तरीके से रिलायंस में भी तेज़ी देखी जा रही है। टाटा मोटर्स 7 महीने के हाई के आसपास और यूपीएल अपने उच्चतम स्तर के आसपास लगभग 940 रुपये। एफएनओ गेनर्स में नज़र डालते हैं। रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है। ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर हैं, लेकिन 3 दिन नीचे चला रिलायंस कैपिटल और 11 फरवरी के लो के आसपास। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसी तरीके की तेज़ी देखी जा रही है। जेट एयरवेज लगातार दूसरे दिन बहुत तेज़, इस वक्त 9% ऊपर। डीएचएफएल 2 दिन लगातार गिरावट के बाद आज 4% की तेज़ी। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसा कि आपको पहले बताया गया, 27 रुपये ऊपर चल रहा है, 761 रुपये पे। मंथली गेनर्स पे एक बार नज़र डालते हैं। बाजार बिल्कुल डिफेंसिव मोड में। आप देखिए, सिर्फ ऑटो और फार्मा शेयर्स में तेज़ी देखी जा रही है। लुपिन, विप्रो, टीवीएस मोटर्स जो लगभग 4 महीने के हाई पे चल रहा है, टाटा मोटर्स, मारुति 4 महीने के हाइस पे, और अल्ट्राटेक सीमेंट जिसके अर्निंग्स कल आएंगी, इसमें लगभग 19% दिख रहा है गेन टॉप लाइन में, करीब 10,000 करोड़, और करीब 60% गेन दिख रहा है इसमें बॉटम लाइन में, लगभग 780 करोड़ के आसपास। प्रदीप जी, तो नजर डालते हैं अब उन स्टॉक्स पे जहां पर कमजोरी देखी जा रही है, जो आज भी मंदी के खिलाड़ियों की ग्रिप में है। हेवी वेट्स पर अगर आप नजर डालें तो यहां आपको HDFC बैंक और TCS, ये कुछ दिग्गज नजर आएंगे जिनका वजन के लिहाज से, इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन के लिहाज से बड़ा हिस्सा है। इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाले स्टॉक्स, हालांकि अगर आप देखें तो गेल, NTPC, पावर ग्रिड, ये सरकारी कंपनियां हैं। गेल पे आज सुबह हमने आपको मुनाफे की तैयारी में और फिर पहला सौदा में बिकवाली की राय भी दी थी, और ये स्टॉक देखिए कमज़ोर बना हुआ है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिकवरी में। और कहाँ पर दबाव है, शॉर्ट कहाँ बने हैं, मदसन सूमी यहाँ पर शॉर्ट बने हैं। इसके साथ साथ NTPC में शॉर्ट बने हैं और IOC में शॉर्ट्स बनते हुए आज भी आपको नजर आएंगे। दरअसल कच्चे तेल में जो तेज़ी जारी है उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो कमज़ोर हैं ही। पिछले 2 दिनों में कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, अगर आप उन पर नज़र डालें तो IOC की तरह ही BPCL लगातार दूसरे दिन आज कमज़ोर हो रहा है, करीब 7% का नुकसान 2 दिन में इसने दिखाया है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और रेवेन्यू सुपरमार्ट, ये 2 ऐसे स्टॉक हैं जो 2 दिन में 5% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो बाजार की इस
बिकवाली में जिन स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है, ऐसे कुछ बड़े मिड कैप लिक्विड स्टॉक्स पर अगर आप नज़र डालें तो ये लिस्ट आपके सामने आती है। वायदा कारोबार के लिहाज से आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वालों में इन्फीबीम शामिल है, कर्नाटका बैंक और IDFC, जिनकी काफ़ी ज़्यादा आज पिटाई हो रही है। एक और स्टॉक पे नज़र होनी चाहिए, वो है RVNL, रेल विकास निगम। लिस्टिंग के बाद बहुत तेज़ उछाल दिखाई इस स्टॉक ने और 2 दिनों में अब ये 10% नीचे आ गया है। तो कल और आज में इस स्टॉक ने 10% की चोट खाई है। आज भी करीब 4-4.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर फिलहाल मंदी का जोर देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स पर और कुछ दूसरे ऐसे ही स्टॉक्स पर कहां करना चाहिए आपको ट्रेड, ये आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेड एट 2 जो आज बता रहे हैं गौरव बिस्सा। गौरव बताइए। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से इसमें करेक्शन देखने मिला था, लेकिन अब एक आसार दिख रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने मिले। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग चैनल या राइजिंग चैनल जो हम कहते हैं वहाँ पे उसके सपोर्ट जो आ रहे हैं वो तकरीबन 1310-1305 के आसपास में ही आ रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट्स पे एवरेजेस वगैरह भी देखेंगे तो ये भी तकरीबन वही लेवल्स पे आ रही है, चाहे 55 DMA हो या 89 DMA हो, वो भी उसके आसपास ही आ रही है। डेली चार्ट्स पे स्टॉक ने एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना है ABCD, उसका ट्रिगर जो है वो भी 1310 के आसपास ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 1310-1305 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में ये स्टॉक 1400 जाने का एकदम दमखम रखता है। 1400 के टारगेट के साथ इस वक्त जुबिलेंट फूड पर तेजी का कॉल आ रहा है आपकी तरफ से, यानी यहाँ से आपको करीब 65 रुपए की कमाई हो सकती है। तो यह है ट्रेड एट 2। गौरव बिस्सा इस समय आपको तेजी का ट्रेड बनाने की राय दे रहे हैं जुबिलेंट फूड के ऊपर। एक बार ये इंडेक्स पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से और उसके बाद दूसरे स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस समय अगर आप देखें आपके सामने पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में से निफ्टी बैंक का चार्ट लेकर आते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर आज जो आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बॉलिंगर बैंड, और इसमें जो खास बात होती है आप देखिए नीचे की तरफ जब भी ये इसके अपर एंड में होता है तो वहाँ पे ये लगातार तेज़ी दिखाता है, और जब भी इसके नीचे के हिस्से में आ जाता है, लोअर हाफ में आ जाता है, तो वहाँ पर मंदी देखने को मिलती है। खास बात क्या है कि कल हम इसके लोअर एंड में जाकर करीब करीब बंद हुए थे निफ्टी में, और आज इसके ऊपर निकल आए हैं। तो ये एक वो LOC है जहाँ बुल्स और बेयर्स के बीच इस समय मारधाड़ चल रही है, और वो साफ तौर पे आपको बाजार में नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए, कौन सा है वो अहम लेवल? अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी के लिए 11580 से 11710 ये एक रेंज इमीडिएटली नजर आ रही है, लेकिन जो ये मैंने आपको बॉलिंगर दिखाया उसके हिसाब से ज़रूरी है कि 11610 के ऊपर आज अगर क्लोजिंग आती है तो बुल्स उससे खुश होंगे। तो ये लेवल है 11610 का, जो क्लोजिंग के लिहाज से आपको नज़र में रखना चाहिए अगर आप तेज़ी के खिलाड़ी हैं। अगर कहीं 11580 के नीचे हम किसी वजह से गिरते हुए नजर आए तो फिर वहां पर आपको दबाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन शॉर्ट्स करके जो शॉर्ट ट्रेडर्स बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं 11700 का लेवल अभी उनके लिए एक डिफेंसिव बेट हो सकता है। 11700 के आसपास वो मंदी वालों की पोजीशन कटनी शुरू होगी। 11710 के ऊपर अगर तेजी होती है तभी आपको एक अच्छी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आज क्लोजिंग के लिए 11610 के लेवल पर नजर रखिए और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के लिए 11710 के लेवल पर नजर रखिए। निफ्टी बैंक पर जल्दी से नजर डालें, यहाँ पर जो रेंज नजर आ रही है 29,640 से 30,000 की। ये जो पहला चार्ट आपके सामने है ये हमने आपको कल भी दिखाया था, और इसके हिसाब से हमने जो आपको टारगेट दिया था 29,650 का वो हासिल हुआ। अब आज देखिए हमने वो लोस तोड़े नहीं हैं, और ये इंटरेस्टिंग बात है। इसी वजह से आपको फॉलो ऑन सेलिंग उस तरह की देखने को नहीं मिल रही, बल्कि सरकारी बैंक्स में आपने दरअसल बाउंस आते हुए देखा है। तो अब वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी बैंक के लिए। 29,640 अगर इसके नीचे जाता है तभी आपको अब मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आएगी। लेकिन शॉर्ट्स के लिए 30,000 के ऊपर निकलना ज़रूरी होगा। वो दूसरा चार्ट डायरेक्टर साहब अगर आप दिखा पाए तो आपको समझ में आएगा कि 30,000 की बात हम क्यों कर रहे हैं। ये देखिए वही चार्ट जो निफ्टी में हमने आपको दिखाया था, अब मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर कल हम डिसाइसिवली लोअर एंड में आकर बंद हुए। 30,000 के ऊपर निकलेंगे तब हम वापस अपर हाफ में जाएंगे, और उसके बाद दरअसल तेज़ी के खिलाड़ी इस पर हावी हो पाएंगे। तो निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा मुश्किल है, कसौटी ज़्यादा मुश्किल है शैल जी। अगर आप देखें रिलेटिवली निफ्टी के लिए हालात थोड़े से बेहतर हैं बुल्स के फेवर में। चलिए, निफ्टी में हालात इसलिए बेहतर शायद हूँ क्योंकि आपने देखा मार्च में लगभग 7.7% ये इंडेक्स बढ़ा, और 1 अप्रैल से अब तक बिल्कुल फ्लैट है। हमारे साथ शर्मिला जी हैं, आपसे राय लेते हैं। मैम, बिल्कुल फ्लैट बाज़ार इस महीने, और बिल्कुल डिफेंसिव काउंटर्स हैं, जैसे FMCG अच्छा चल रहा है, फार्मा स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, जो ऑटो में काफ़ी पिटाई हुई थी उसमें काफ़ी तेज़ी आ रही है। टाटा मोटर्स, मारुति, TVS मोटर्स अगर आप देखें तो आपके हिसाब से इस वक्त बाज़ार किस तरीके से बैठा हुआ है? आपको क्या लगता है आने वाले 10-1 दिन में
कौन से सेक्टर्स चलने चाहिए और क्या बैंकिंग में दोबारा वापस बाइंग आएगी? वेरी ऑनेस्टली आई थिंक मार्केट मुझे बहुत कंफर्टिंग फीलिंग नहीं दे रहा है एंड आई वुड रिफर टू व्हाट जो प्रदीप जिसकी बात कर रहे थे कि जो विक्स का जो आंकड़ा है वो यू नो द लेवल दैट इट इज़ एट वो इट सजेस्ट यू नो समवेयर कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ रुपया भी गिर गया और क्रूड भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया। बढ़ रहा है। वी आर इन द मिडल ऑफ एन अर्निंग सीजन। अभी तक के नतीजे ठीक ठीक है, बहुत खास अच्छे नहीं हैं। उसके साथ साथ आई थिंक जैसे मई चालू होगा तो और यू नो कि क्या आउटकम रहेगा 23 मई को, इसकी लगातार चिंता बनी रहेगी मार्केट को। तो इट्स नॉट गिविंग यू अ वेरी कंफर्टिंग फीलिंग। सो आई थिंक डिफेंसिव मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे हैं। हम देख में जा रहा है जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपको दिखता है सामान रोज़ बिकता हुआ और उसमें स्पेकुलेशन बहुत कम है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है इन स्टॉक्स में। एफएमसीजी में भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखी गई पिछले 2-4 दिन में। आप देखिए मैरिको किस हिसाब से बढ़ा हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी तेज़ी है, आईटीसी। तो ये 3-4 ऐसे डिफेंसिव काउंटर्स हैं जहाँ पे बाजार का पैसा जा रहा है, शायद बैंकिंग में से निकलता हुआ। बिल्कुल। आप जिन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उनके बीच से गौरव, अगर आपको ट्रेड के लिए चुनना हो, आप क्या चुनेंगे? आईटीसी, मैरिको, बाटा, क्या पसंद आता है आपको? ये तीनों में से अगर देखा जाए तो मैं सलाह दूंगा आईटीसी बाय करने के लिए। स्लो मूवर है आप अगर कंपेयर करें दूसरे दो नाम से, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है 300 के ऊपर। 300 में अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन था कॉल में, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब एक ऑप्शन वाइज ब्रेकआउट देखने मिला है, ट्रायंगल ब्रेकआउट भी देखने मिल रहे हैं, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ये आपको ज़्यादा बड़े में टारगेट्स तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन 315 या 318 ये लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 295, 294 ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट उभर के आ रहा है, तो ये स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। बड़े टारगेट्स नहीं हैं, लेकिन तीनों में से जो अभी सबसे अधिक अच्छा लग रहा है वो आईटीसी है। जी, आईटीसी की आपने बात करी, इसमें लॉन्ग जाने के लिए मैं आपकी राय गौरव जी लेना चाहूँगा। फार्मास्यूटिकल शेयर्स में लुपिन हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, इस एक्सपायरी में बड़ी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखी गई है। फरवरी 2 के हाई के आसपास ये स्टॉक चलता हुआ लगभग 862 रुपये के आसपास। इस पर आपकी राय? देखिए लुपिन हमने काफ़ी लोअर लेवल्स पे दिया था, आपके चैनल पे मैंने शेयर किया था ये काफ़ी लोअर लेवल्स पे, लेकिन यहाँ पे 870 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बन रही है हार्मोनिक की। तो मैं वहाँ पे ये लेवल्स पे मैं सलाह ये दूंगा कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए, किसी को शॉर्ट करें, क्योंकि आज फार्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं शॉर्ट की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप नेक्स्ट सीरीज आपको पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मे बी 840 वगैरह पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये 870 अगर पार नहीं करता है तो आपको यहाँ से 30-40 पॉइंट्स की डिप आपको देखने मिल सकती है। जी, और इसी तरीके से अगर आप राय सिप्ला पे देना चाहें, ये भी शेयर जो है इस महीने की एक्सपायरी में बड़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, इस पर आपकी राय सिप्ला? देखिए कल आपके चैनल पे मैंने सिप्ला बाय दिया था 560-62 के आसपास। इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, जिसके जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो 560 के हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी देखने मिला है लोअर लेवल्स पे, उसका भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक है, लेकिन ये लेवल्स पे मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि एक मोमेंटम ऑलरेडी देखने मिल चुका है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपको अगर किसी पास है तो बने रहिए, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री चाहिए तो 558-560, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तो आप 558-560 यहाँ पे बाय कीजिए। 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 580 का इमीडिएट टारगेट होगा। 580 अगर क्रॉस होता है तो ये 600-605 के लेवल्स आपको अगले सीरीज में दिखा सकता है। गौरव, एक और फार्मा स्टॉक पे नजर डालिए, वो है सन फार्मा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज शुरुआत के दबाव से ये निकला है, हर घंटे नए हाईज बना रहा है, दिन के हाई पे आ चुका है। कैश मार्केट में अब तक औसत से 10% ज़्यादा वॉल्यूम है और वायदा कारोबार में 6 से 7% का ओपन इंटरेस्ट का तगड़ा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए सन फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 485 से 480 के जोन के यहाँ पे। तो अगर ये 480 सस्टेन कर लेते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। एक 20-25 रुपीज़ का एक बहुत जल्द आपको एक कैंडल देखने मिल सकती है, स्पाइक देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क और उतनी फेवरेबल नहीं है। डेली पे ज़रूर इसमें बुलिश एंगल फेम बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए, और एकदम एवरेजेस से बाउंस बैक लिया है, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिवली मैं यहाँ पे बाय देने की सलाह नहीं करूँगा मैं। थोड़ा नीचे का डिप्स मिलती हैं तो बाय कीजिए, या फिर अगर आपको सेफ साइड में भी करना है तो ब्रेकआउट प्ले करना है तो 480 के ऊपर बाय कीजिए। 6-7 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा और 20-1 रुपये के आपके टारगेट्स होंगे।
चलिए एक राय, फंडामेंटल राय लेते हैं फार्मा स्टॉक्स के बारे में। शर्मिला जी, शर्मिला जी, पिछले 4-5 साल से बिल्कुल साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। आप कोई सा भी दिग्गज शेयर लीजिए, वो 50% से ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। आपकी राय, इस सेक्टर पे काफ़ी और दर्द इसमें बचा है, या आपको लगता है कि कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए इस लेवल पर, खासकर फ्रंटलाइन फार्मा में? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि एक लगातार एक डाउन ट्रेंड जैसे चल रहा है फार्मा में, और उसकी दो बड़ी वजह थी जैसे सब जानते हैं कि एक तो जो यूएस से जो उनके जो ऑल द इंस्पेक्शंस दैट वर गोइंग ऑन, उस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कमेंट्स किए थे बहुत सारे कंपनीज़ पर, तो उन कंपनीज़ को उन प्लांट्स को उसमें से निकलने के लिए समय लगता है। उसके साथ साथ जो जेनेरिक स्पेस है, जो एक बड़ा मार्केट था इंडियन फार्मा कंपनीज़ के लिए, स्पेशली द डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज़, उनके लिए ये एक बड़ा मार्केट था, और उसमें प्राइस प्रेशर बहुत आया, उसमें बहुत प्राइस कट्स आए। सो आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव सॉर्ट ऑफ पुट बिहाइंड अस। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से रिपोर्ट्स आती है, दे आर नॉट एज सिवियर जो 1.5-2 साल पहले हम देख रहे थे, और कंपनीज आर ऑल्सो क्लोज टू सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो अभी वो उस चीज़ में से निकल रहे, लेकिन जो जेनेरिक स्पेस में कंसर्न है प्राइसिंग का, वो अभी भी बरकरार है, और हर कंपनी में ये आके चीज़ कही है। The only thing is that a lot of companies have also started working on other lines जहाँ पे इतने प्रेशर नहीं है, like specialty chemicals etc. So I think Sun Pharma results showed that in the last quarter. So I think things are to make a short point कि जो worst है वो अभी प्राइस में है, वर्स्ट प्राइस में है. So I think you can look at these stocks now going forward. एक दो नाम लीजिए। I do like Sun Pharma at this price, and actually I've always liked a Biocon, लेकिन I think अभी थोड़ा news based है because they're talking of bonus etc. और एक मिड कैप छोटी कंपनी है which is Shilpa Medicare, which is in the oncology space. That is another stock that मेरे ख्याल से कल शिल्पा मेडिकेयर 5-6% बढ़ा हुआ था। हाँ, I think उनको कुछ approvals वगैरह मिले थे, but very honestly I've been liking this stock for a long time. वो प्राइस से नीचे है अभी ये स्टॉक। चलिए, तो 3 शेयर्स आपने बताए, सन फार्मा, बायोकॉन और शिल्पा मेडिकेयर। चलिए प्रदीप जी, आपके लिए बताइए। इस समय अगर आप देखिए बाजार में कुछ और स्टॉक्स जहां पर काफ़ी एक्शन है। एडीएजी पैक ने आज बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिखाए। कल जिस तरह से तेज़ी से गिरावट आई थी, खबर भी आई यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स के हिस्सेदारी बेचने की, और उसके बाद आज अगर आपके सामने रिलायंस कैपिटल लेकर आए, देखिए अब ये करीब 10% ऊपर, कल के नुकसान की पूरी भरपाई इसने की है। रिलायंस इंफ्रा भी तकरीबन 1.5-2% की तेज़ी दिखा रहा है। गौरव, इन दोनों स्टॉक्स में और खासतौर पर कैपिटल में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेम है, यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप यहाँ पे व्यू दे भी दूँ तो क्या पता कल कुछ खबर आ जाए और फिर स्टॉक गिर जाए। तो मैं जनरली हम लोग जो सही राय है यही है कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे एडीजी पे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव है और 10% ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर कोई स्कोप भी कहा जाए कि यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेड दिया तो वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये दो स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इससे अच्छा रिलायंस मुझे बेटर लग रहा है, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है दोनों में, लेकिन ये मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है कि रिटेस्ट किया है ब्रेकआउट, और यहाँ पे एक और मोमेंटम देखने मिल सकता है। 1400 के करीब आपको देखने मिल सकता है 2 दिनों के अंदर। तो मैं यही कहूँगा, सेम परिवार के ही हैं तो आप बड़े भाई के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा रखना। यहाँ पे छोटे भाई को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दरअसल आज बाजार में जो आप सुधार देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, और इस समय भी अगर आप देखें तो आखिरी पिछले आधे घंटे के दौरान यहाँ पर और मजबूती ही आती हुई दिखाई दे। इस समय अगर आप इंडेक्स में देखेंगे कि कितनी भागीदारी है किस स्टॉक की, तो आपको रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ देखिए इस समय आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं 19-20 पॉइंट का योगदान अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। जो कुल बढ़त आप निफ्टी में देख रहे हैं इस समय 36-37 पॉइंट की, तो उसका आधा आप कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से आता हुआ दिखाई दिया है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ते हुए। सर्वेंद्र, आप भी जरा नज़र डालिए RIL पे। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। नहीं, बिल्कुल आई थिंक RIL को अगर आप देखें तो अपने शॉर्टर टर्म एवरेज के आसपास लास्ट 10-11 आई थिंक ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं इस रेंज में, जहाँ पे अपने एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और मेरा मानना है कि इसको अच्छे सपोर्ट्स हैं 1340-1345 के रेंज में, और वो टूटेगा जब तक नहीं तब तक आई थिंक इसमें बायस पॉजिटिव रहेगा। और मुझे लगता है कि 1385-1390 जैसे स्तर ये नेक्स्ट 2 से 3 वर्किंग डेज में छूना चाहिए। जी
चलिए रिलायंस पर नज़र डालते हैं। इस वक्त जैसा कि सर्वेंद्र जी ने कहा कि 10-12 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और इसमें ब्रेकआउट की उम्मीद है। प्राइवेट बैंकिंग और पब्लिक बैंकिंग स्पेस पर नज़र डालते हैं। प्रदीप जी, आप देखिए बिल्कुल बाजार दो हिस्सों में बटा हुआ है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जारी है, जैसा कि एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में, इंडसइंड बैंक में, लेकिन जो पब्लिक बैंकिंग स्पेस है इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है पिछले 2-3 दिन से। बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं आपकी नज़र डालना चाहूँगा, इस पे अगर आप श्रीवास्तव जी अपनी राय दें। देखिए, आई थिंक क्लियरली पीएसयू स्पेस में अगर आप देखें तो एक ग्रेजुअल, जिसको हम कहें गिरावट लॉन्गर टर्म एवरेज की तरफ, तो जहाँ पे बायस स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में अगर आप देखें तो लास्ट 17-18 दिन से जो गिर रहा है धीमे धीमे अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस के ऊपर है, और ओवरऑल सेटअप्स ऐसे लग रहे हैं कि स्टॉक ने कुछ अच्छे रिवर्सल पैटर्न नीचे बनाए हैं, और एज लॉन्ग एज अभी अपने 200 एवरेज को होल्ड करता है एक्सपोनेंशियल को, जो कि तकरीबन 120 के आसपास है। तो आई थिंक जब तक ये 120 के ऊपर है, जितना ये उसके नज़दीक पहुंचता है, रिस्क रिवॉर्ड्स बाय साइड के फेवरेबल रहेंगे, और आप उस समय का ट्रेड ले रहे हैं तो 132 133 के लेवल्स जहन में रहने चाहिए, जो नेक्स्ट 2 से 3 वर्किंग डेज में इसके लिए आ सकते हैं। तो आई थिंक 132 133 का ट्रेड है, थोड़ा सा 122-23 के आसपास मिले तो आई थिंक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स बनते हैं। आप 119 का स्टॉप लॉस रखेंगे और बाय करके चलेंगे। जी गौरव जी, ये प्रश्न आपके लिए। साउथ इंडियन बैंक पे बड़ी ज़बरदस्त इसमें मूवमेंट आया था मार्च के आखिर हफ्ते में और अप्रैल के शुरू में, जिसमें लगभग ये 17.50 के आसपास गया ये शेयर। साउथ इंडियन बैंक की बात हो रही है, इस वक्त 16 रुपये 55 पैसे पे, 35 पैसे नीचे। काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स इसमें देखी गई पिछले 2-3 दिनों में, जिसमें ऊपर से दबाव रहा शेयर पे। इसकी राय आप पर? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि जो 1750 का है उसके थोड़ा ऊपर का हाई मारा था, स्टॉक ने डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया था। उसके जो ब्रेकआउट लेवल्स थे वो 1625 1650 के ही थे, वापस वही लेवल्स पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि डबल बॉटम ब्रेकआउट जो हुआ था उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 1650 का लेवल होल्ड करता है तो यहाँ पे आपको और मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। मे बी 18.5 19 के लेवल्स आपके लिए काफ़ी पॉसिबल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है, 17 रुपये अगर पार करता है वापस 17, तो आप बाय कर सकते हैं, ऑप्शन के जरिए प्ले कर सकते हैं, और आपको कैश में बाय करना तो कैश में बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट आपको इसमें देखने मिल सकता है। और जब तक ये स्टॉक 15.50 15.25 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और आपको एक मोमेंटम देखने मिल जाए। 15.50 15.25 ये लेवल ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप तेज़ी का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। शैल जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, आप जब कंजम्पशन स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि लोग जिन चीज़ों की बिक्री होते हुए देख रहे हैं जी, वही खरीद रहे हैं। वोल्टास देखिए, वहाँ पर भी कल जब ये कमज़ोर था तो 6 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ था, आज मजबूत हो रहा है तो 9 लाख शेयर्स अब तक ट्रेड हो चुके हैं। 1-1.25 घंटा अभी होना बाकी है। वोल्टास के स्टॉक पे आप नज़र डालिए, दिन के हाइस पर लौटता हुआ, तो जो 2-3 दिन का नुकसान था उसकी करीब करीब पूरी भरपाई करने की कोशिश हो रही है। क्या देखते हैं आप इसमें? सर्वेंद्र, क्या राय देंगे? नहीं, देखिए, लास्ट 1 महीने का अगर आप इसका सेटअप देखें तो उसको बहुत शार्प सपोर्ट, मतलब जब भी 600 के आसपास आता है एक बढ़िया सी इसमें बाइंग आ जाती है। तो स्लाइटली पोजिशनल देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो ये थोड़ा सा चल गया है। तो अगर आप ये मान के चलें कि 600 के आसपास इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैंड है, और लास्ट 1 से सवा महीने से अगर आप देखें उस लेवल्स के नीचे जाके ज़्यादा कभी बंद नहीं किया है इसने, तो मेरा मानना ये है कि इसको थोड़ा सा पोजिशनल एंगल से देखें। और जिस तरह से अभी आपने बताया, आई थिंक इसके ओवरऑल अगर मल्टी मंथ सेटअप्स भी देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट था 600 के आसपास, जो कि मुझे लग रहा है कि लास्ट सवा महीने से होल्ड हो रहा है। तो आप ये मान के चलेंगे कि 640 650 तक के स्तर इसमें हफ्ता 10 दिन में ऊपर में डेफिनेटली आ सकते हैं। आज थोड़ा सा चला हुआ है, बट आई थिंक अगर ये एक 618 620 की रेंज में मिले तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हो जाते हैं। वहाँ पे आप इसको लेंगे तो आप 610 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और 630 640 के टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड में। ओके, 630 640 की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। इस बीच जब हम इसकी बात कर रहे थे शर्मिला जी, तो लगता है लोगों ने ये बात सुनी और उसका फ़ायदा वोल्टास के साथ सिम्फनी को होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर आप एक तेज़ स्पाइक इस समय आते हुए देख रहे हैं। क्या भी है आपका गर्मी के मौसम में, आपकी पसंद क्या है? सो इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग उन्हीं लाइंस पर कि 3-4 कंपनीज है इसमें, और सबके इन अ वे न्यूआंस प्लेज है। एक हेवल्स है जिनके पास अभी वो लॉयड्स के वजह से एक्सपोजर है, ऑफ कोर्स उनका जो केबल्स का बिजनेस तो है ही, उसके साथ साथ वोल्टास है, ब्लू स्टार है, और सिम्फनी है। सिम्फनी आई थिंक इज़ मोर एयर कूलर्स, तो शायद उस वजह से थोड़ा बहुत it's not one of my favorite stocks. I think my buying would still be with Voltas और Blue Star, simply for the reason कि Voltas के पास वो जो बड़े projects रहते हैं, जो turnkey projects है, where they are offering cooling solutions,
उस तरह का बिजनेस भी काफ़ी है, तो उसमें अगर सुधार होता है तो यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ मूव्स इट्स लिटिल बिट हायर इन द वैल्यू चेन सो टू स्पीक। तो मुझे लगता है कि वोल्टास के साथ दिक्कत यही हुई थी कि जब उनके अच्छे नतीजे आए थे तो मार्केट ने इतना जल्दी उसको अच्छा डिस्काउंटिंग दे दिया। सो आई डोंट नो व्हाट द टेक्निकल टर्म फॉर इट इज, चार्ट जो आप लोग चार्ट देख के कहते हो, बट आई थिंक इट हैड टू स्पेंड सम टाइम देयर, यू नो वो 600 650 के रेंज में इट हैज़ टू स्पेंड सम टाइम देयर बिफोर इट मेक्स द नेक्स्ट लेग अप। तो मुझे मेरे हिसाब से अब वो समय आने लगा है एंड होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर और सो वी विल सी इंप्रूवमेंट देयर। चलिए, शर्मिला जी ने ब्लू स्टार की बात करी, उसमें एक छोटी सी ब्लॉक डील भी हुई, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं, लेकिन कमाल की बात है इसका अगर आप अप्रैल का चार्ट देखें तो 3 अप्रैल से लगातार इसमें 720 रुपये से गिरावट आती हुई और आज काफ़ी अच्छा बाउंस बैक। सर्वेंद्र जी, आपकी राय ब्लू स्टार पर? लगभग 720 रुपये से अगर इसमें हम अप्रैल से शुरू से ग्राफ देखें तो आपको एक गिरावट का दौर देखेगा। ये देखिए, ये 720 रुपए से गिर रहा है और आज एक बाउंस बैक आया है। बताइए। सारे अगर सेटअप्स देखूं, सारे ऐसी कंपनीज के जहां वोल्टास भी हमने देखा और अब इस पे चर्चा की, आई थिंक सबसे अच्छे सेटअप इसके बन रहे हैं। एक बढ़िया बुलिश इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद, उसका ब्रेकआउट करने के बाद, 50-60 रुपए चलने के बाद अब नेकलाइन का रीटेस्ट जिसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर है। एक तो आपकी हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन वहीं पे आपका 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और वहीं पे आपका 50 डे भी है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास ये घूम रहा है, तो मैं ये मान के चलना चाहूंगा डेफिनेटली कि इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है और इसको आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। और जब तक ये 640 नहीं तोड़ता, मुझे लगता है ये 720 दोबारा रिटेस्ट करेगा। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेसिस मान के चले, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपके पास ऊपर में तकरीबन 60 रुपए है। तो 1:3 का एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड का बनता है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं वर्किंग डेज, बट स्लो मूविंग आइटम है, चलने को एक दिन में भी चल सकता है। बट जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लू स्टार में रंग लाल आएगा। सबसे बढ़िया चार्ट इसका ही है, जीसी कंपनीज में सबसे बढ़िया चार्ट इसका है। चलिए, मैं आपको बताता हूं बाजार किस तरीके से एक बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे है। आप देखिए, पिछले 1-2 मिनट में जो दिन के सबसे उच्चतम स्तर पे 3 स्टॉक आए हैं, उनमें से एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा कोल इंडिया और तीसरा इन्फोसिस। तो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बाजार। इन्फोसिस, माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, इस वक्त 1750 रुपये पे। बिस्सा साहब, आपको कैसा लगता है ये शेयर? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आया है। वो लेवल्स थे तकरीबन 1650 1660, वहीं पे इसकी लॉन्ग टर्म एवरेज प्लेस थी। यहाँ पे जो स्विंग हाई है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट कहें तो वो 1745 1750 का ही है। तो अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं या 1750 के लेवल अगर सस्टेन होते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा और एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऊपर में बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं प्ले करूँगा मैं, लेकिन 1800 के लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप बाय कीजिए 1750 के ऊपर, 1730 या 1725 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1800 के लेवल्स आपको 3 या 4 दिनों में देखने मिल सकते हैं। जी, सर्वेंद्र जी, आपकी राय कोल इंडिया पर? बिल्कुल चुपचाप स्टॉक जो 22 नवंबर के हाई के आसपास चल रहा है, इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर 255.50, लगभग 3.5 रुपए का इजाफा। नहीं, देखिए, जैसे आपने बोला डिफेंसिव नेम है और अगर आप देखें 4-5 दिन पहले बहुत बड़ा वॉल्यूम बार भी हुआ था, उसमें बहुत बढ़िया डिलीवरीज गई थी। तो आई थिंक काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक्स गए थे और एक अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम इसमें हुआ, जो कि तकरीबन अगर आप देखें तो इतना डिलीवरी वॉल्यूम इसका लास्ट 5 साल में कभी नहीं हुआ जी। तो आई थिंक उस बेस से अब ये चला है और वो लेवल जहाँ पे ये चेंज ऑफ हैंड हुआ वो एग्जैक्टली 200 एक्सपोनेंशियल के आसपास वो बार बनी है। तो आई थिंक अगर उसको इसका बेस मानते हुए चलें तो आई थिंक ये स्टॉक अब आपको ऊपर में 270 275 के लेवल्स ऊपर में दिखाएगा। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा क्योंकि ट्रेडिंग आइटम ये है नहीं, आप इसको लेके रखें। आई थिंक 20 रुपये आपको आराम से इसमें मिलना चाहिए और मान के यही चलेंगे कि अब 200 के नीचे जाएगा नहीं, तो आप उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखें। 248 के नीचे स्टॉप लॉस रखें तो एक बढ़िया बाई साइड का ट्रेड बनता है। 270 275 के लेवल आ सकते हैं। 15 से 20 रुपए की कमाई और आपको 6-7 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह इस समय आ रही है। एक और ऐसा ही दिग्गज हैवीवेट है, वो है ONGC। जैसे हम सुबह से इस स्टॉक पे नज़र रखे हुए हैं, सुबह हमने यहाँ पर एक तेज़ी का कॉल लिया भी था और आज भी देखिए अभी यहाँ पर अब दिन के नए हाइस की तरफ जाता हुआ ये स्टॉक इस समय नज़र आ रहा है। गौरव, क्या कॉल है इस पर आपकी और कितना मौका देखते हैं? सुबह हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से, तो हमें 180 तक के टारगेट्स मिले थे और उस तरफ बढ़ तो रहा है ये स्टॉक। कौन सा स्टॉक आपने पूछा है? ONGC की बात हो रही है। इस समय मेरे ख्याल से ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है।
देखिए ओएनजीसी में अगर आप आवली चार्ट्स देखेंगे या इंटरडे चार्ट्स पर देखेंगे तो 163 स्पॉट के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट है और वो पार अगर होता तो आपको 168 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। एज अ बीटीएस ट्रेड ऑल्सो पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा डेली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो 180 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। जो सपोर्ट्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो थे 145 150 मंथली चार्ट्स पे, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। तो ये बाउंस बैक जो हुआ ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है टुवर्ड्स 170 172 के लिए। लेकिन पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ अगर किसी को एक दिन का या मे बी 2 दिन का ट्रेड चाहिए तो 163 के ऊपर इसको आप बाय कर सकते हैं। 160 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 170 तक आप लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। चलिए NBFCs और फाइनेंस शेयर्स में थोड़ी बहुत धड़कन बढ़ती जा रही है। एक नज़र डालते हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के शेयर पे। 2 दिन लगातार गिरावट के बाद आज एक बहुत बड़ी ग्रीन बार, जैसे कि प्रदीप जी डिस्क्राइब करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम पिछले 15 मिनट में। आपकी राय सर्वेंद्र जी मोतीलाल ओसवाल पर? आई थिंक मैं अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा। आई थिंक खतरे के लेवल से निकला नहीं है। आई थिंक अभी फिलहाल इसको अवॉइड कर लें। आई थिंक 750 के ऊपर ये अगर टिकता है तो मैं इसमें कहीं एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहूँगा। फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। चलिए येस बैंक में नज़र डालते हैं। जो भी दिन भर की इसमें तेज़ी थी वो इस वक्त ढीली होती हुई दिख रही है। एक बार इसका प्राइस नज़र डालते हैं। देखिए 0.5% नीचे चल रहा है और इस वक्त 237 रुपये 5 पैसे के आसपास। इस पर राय आपकी सर्वेंद्र जी? देखिए आई थिंक ये है अपने मीडियम टर्म सपोर्ट्स के आसपास आ गया है और तकरीबन 280 से करेक्ट होते होते 230। आई थिंक यहाँ पे मैं इसमें डेफिनेटली ये देखूंगा कि ओवरऑल इसके भी पैटर्न्स ऐसे रिवर्सल के नीचे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर का सेटअप था, उसका रिवर्सल, उसका ब्रेकआउट हुआ और अब नेकलाइन का रीटेस्ट हो रहा है। तो नेकलाइन तकरीबन 228 227 के आसपास है। तो अगर ये 5-6 रुपये और गिर जाता है तो एक बढ़िया बाय ट्रेड के जोन में चला जाएगा और आप उस समय इसको बाय करके चलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ 230 के आसपास तकरीबन इसको ले लें और उस समय आपका टारगेट रहेगा 250 260 का, जहां आप एक 7 से 10 दिन इसको होल्ड करना चाहेंगे। आप स्टॉप लॉस रखेंगे 224 के नीचे। जी, तो अच्छी गिरावट के बाद 224 के स्टॉप के साथ यस बैंक पर आपको तेजी करनी चाहिए। यहाँ से 5-6 रुपए और नीचे मिले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा। यह है कॉल इस समय स्टॉक पे आती हुई। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरा इस समय का पंड्या का फंडा स्टॉक। जिस स्टॉक पर इस समय मेरी नजर है वो है जागरण प्रकाशन और यहाँ पर हम 160 रुपए के टारगेट के साथ इस समय तेजी का कॉल ले रहे हैं। आज शैल जी लगातार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है डिफेंसिव। तो ऐसे स्टॉक जिन पर बाजार की मारपीट का, बाजार के बड़े उतार चढ़ाव का ज्यादा असर ना होता हो, बीटा कम हो, ऐसे स्टॉक आपको चुनने चाहिए। और इसलिए हमने ये स्टॉक आज आपके लिए चुना है, जागरण प्रकाशन, जिस पर आमतौर पर बाजार के बड़े उतार चढ़ाव का असर कम होता है। इस समय इसको चुनने की वजह क्या है? इस समय ये एनालिस्ट को पसंद आ रहा है, इसके पीछे कई वजह है। एक तो इस क्वार्टर के नतीजे बेहतर आने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। देखिए इलेक्शन सीजन में हमने 2014 के जो आंकड़े देखे, जिन एनालिस्ट से मैंने बात की जो इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन की वजह से 7% के आसपास एक्स्ट्रा एड रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी और ये आपको तकरीबन 2 क्वार्टर में इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वार्टर के लिए और अगले क्वार्टर के लिए बुलिश सिग्नल आ रहा है। दूसरी बात, इस कंपनी के लिए और तमाम जो प्रिंटिंग कंपनी है, जो न्यूज़पेपर कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक दबाव हमने देखा था क्योंकि न्यूज़ प्रिंट के दाम काफ़ी बढ़े और अब एनालिस्ट हमें ये बता रहे हैं कि करीब 10 से 11% का एक गिरावट, एक फ़ायदा होता हुआ उन्हें इस क्वार्टर में नज़र आ रहा है। यानी मार्च क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है और उसकी वजह से इनकी मार्जिन बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। स्टॉक को आप देखिए, ये 213 रुपये के हाइस पर पहुँचा था पिछले साल या लास्ट टू लास्ट ईयर और वहाँ से आज करीबन आधे दाम पर आपको इस समय मिल रहा है। अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 14 के पी पर इस समय ये अवेलेबल है और बेहद कैश रिच कंपनी है। इसके अगर आप रिटर्न्स देखें, इसके पर डेट नाम भर का भी नहीं है। अगर आप इसके रिटर्न रेशियोज देखें तो काफ़ी बेहतर नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात है 2.5-3% का डिविडेंड यील्ड आपको मिल रहा है अगर आप इस समय करंट भाव पर यहाँ पर दाव लगाते हैं। तो करीबन 160 रुपए के टारगेट के साथ हमें लगता है यहाँ पर एक तेज़ी का कॉल इस समय आपको लेना चाहिए। ये स्टॉक एक बेस बनाकर अब ऊपर जाने की तैयारी में फिलहाल दिखाई दे रहा है। शर्मिला, आप नज़र रखती हैं? यस, आई वुड अग्री विथ यू कि जो इलेक्शन का सीजन रहता है वो उनको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स मिलती है, तो इट्स अ गुड क्वार्टर फॉर देम। और अब स्टॉक के लेवल भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ऐसे आ गए हैं कि ठीक लगता है। बट नेट आई थिंक वेरी ऑनेस्टली सीइंग द वे ट्रेंड्स आर, आई वुड प्रिफर stocks which are more in the electronic space of media rather than print media. So that would be my preference. ट्रेंड के साथ जाएंगे, इसलिए हमने कहा ये बहुत खामोश सा स्टॉक है। ये सेक्टर पे आप बहुत ही लो बीटा देखते हैं क्योंकि लोगों का फोकस ज़्यादातर नए सेक्टर्स की ओर है। अगर आपने सर्वेंद्र इस चार्ट पे नज़र डाली हो तो एक बार आपका व्यू जल्दी से दीजिए। एक उछाल लेने की कोशिश, नीचे से बॉटम बनाने की कोशिश हमें नज़र आई है इसमें।
नहीं बिल्कुल, देखिए स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं है और प्योरली इसमें 80-90% से ज़्यादा डिलीवरीज रोज जाती हैं एनएसई पे। बेस्ट पार्ट ये है कि गए मंथ के बारे में कि एक ही मंथ में पिछले 6 मंथ्स को इनगल्फ किया है। एक क्लासिक बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, बट 6 मंथ हाई क्लोज, एक 7th मंथ में आपने 6 महीने को क्रॉस करके हायर क्लोज दिया है, वो एक अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले महीने में तो काफ़ी चल गया ये, तो आई थिंक थोड़ा सा जैसे ये लेवल्स हैं या इससे एक 5-7 रुपये नीचे मिले तो आपके रिस्क अच्छे रहेंगे। मेरा भी टारगेट इसमें रहेगा 135-140 का पहला टारगेट रहेगा, और फिर अगर ये उस जोन को निकाल पाया तो 150-155 तक भी जाएगा, बट 135-140 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। प्रदीप जी, मैं इसमें अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 बातें कहूँ जागरण प्रकाशन के बारे में। दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेपर दैनिक जागरण है, और दूसरी बात, अगर आपको हिंदुस्तान के हिंदी हार्टलैंड में कुछ एडवर्टाइज करना है तो इस पेपर के अलावा आपके पास और कोई चॉइस है नहीं। इतनी इनकी रीच है, मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा सेंटर्स में ये पब्लिश होता है, और यूपी के हर छोटे और बड़े शहर में ये उपलब्ध है। आपके वाराणसी में, मेरे मेरठ में हमेशा मिलता। बचपन से मैंने हर जगह यही अखबार देखा है, मोटे तौर पे हर दूसरे घर में यही अखबार आया करता था, तो इसलिए हमें लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बेट इस समय इस लेवल पर नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी की राय, जैसे कि अभी आपको सरविंद बता रहे थे कि आपको यहाँ पर निवेश का नज़रिया रखना चाहिए। लंबा व्यू रखेंगे तो आपको 135-140 के टारगेट वो दे रहे हैं, मेरी ओर से यहाँ पर 160 तक के टारगेट आने की गुंजाइश साफ तौर पे बनती है, और 2.5% का डिविडेंड तो खैर मिलता ही है। लेकिन 2.5 बज चुके हैं, 2.5 से याद आया, सरविंद्र जी तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या है बताइए आपका स्टॉक? देखिए टायर स्पेस जहां मुझे लगता है कि जिस तरह के सेटअप्स बन रहे हैं वहां मुझे थोड़ी सी अपोलो टायर्स में आज तो थोड़ा सा पुल बैक है, बट मुझे लगता है कि इस पुल बैक में अपोलो टायर आपका स्टॉक है? अपोलो टायर मेरा स्टॉक है, बता दीजिए ताकि वो स्क्रीन पर ले आए। मेरा स्टॉक है अपोलो टायर। इस बाउंस में मैं बेचने की राय दे रहा हूँ। 213.50 214 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि इस उछाल में इसको बेचना चाहिए। स्टॉक ने अपना पिछला स्विंग लो जब तोड़ा तो खाली उसका एक ये मुझे पुल बैक मूव लग रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक 206-207 रुपए तक में नीचे के लेवल्स आपको दिखा देगा, तो अपोलो टायर्स को शॉर्ट करने की राय है। स्पॉट के लेवल्स हैं, शॉर्ट करके चलें। 217 रुपए 60 पैसे का इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो लेवल्स मैं रिपीट कर देता हूं, आपको यहां पे बेचना है 13-14 के आसपास बेचना है, 17 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट्स रहेंगे 206 के। 206 रुपए के टारगेट के साथ आपको अपोलो टायर्स पर इस वक्त शॉर्ट का कॉल आ रहा है। गौरव, किस तरह की पोजीशन आप बनते हुए देख रहे हैं? अपोलो टायर्स, सीएट, इवन बालकृष्णा, इन सभी में कल हमने गिरावट देखी थी, और आज एक बाउंस आ रहा है जो सर्वेंद्र कह रहे हैं कि एक पुल बैक है। देखिए, आप सीएड की बात कीजिए तो इसमें सबसे कंसिस्टेंट जो शॉर्ट्स बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। बालकृष्ण में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट्स बनते ज़रूर हैं, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग के चलते इसमें बार बार उछाल जरूर देखने मिलती है। और अपोलो टायर्स में इतना ज़्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट्स नहीं है, क्योंकि एक दायरे में ट्रेड कर रहा है 210-212 लोअर एंड पे, 225-26 अपर एंड में। तो यहाँ पे जो सबसे कम पोजीशंस अग्रेसिवली बनी है वो है अपोलो टायर्स में, और यहाँ पे 210 अगर टूटता है तब एक बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पे देखने मिले और स्टॉक फिर से 200 या 200 के नीचे एक बार जा सके। यहाँ पे फिलहाल बहुत अग्रेसिव शॉर्ट्स अपोलो टायर्स में तो नहीं है। चलिए, अग्रेसिव शॉट्स नहीं देख रहे, लेकिन सर्वेंद्र साहब का राय है लगभग 206 रुपए के लेवल के लिए अगर आप अपोलो टायर्स को अभी शॉर्ट करें तो शायद उसमें फ़ायदा मिल सकता है। 2 शेयर्स पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा सर्वेंद्र जी और गौरव जी। बड़ी अच्छी लार्ज ब्लॉक डील्स होती हुई M&M फाइनेंस पे लगभग 5 लाख शेयर की 3 दिन की गिरावट के बाद एक बहुत अच्छी ग्रीन बार, और BEL लगभग 6 लाख शेयर। आपकी कोई पसंद इन दोनों में से, गौरव जी और फिर सर्वेंद्र जी की बारी? दोनों में से अगर चुना जाए तो M&M फाइनेंस थोड़ा सा बेटर लगेगा। अगर आप देखेंगे तो आवली चार्ट्स पर थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। ब्रेकआउट्स तो नहीं कहूँगा डेली चार्ट्स पे, क्योंकि इसका 89 DM है वो 426 के आसपास है। तो अगर इसको बाय करना है तो 426 के ऊपर बाय कीजिए, 421 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में ये स्टॉक 435 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। जी सर्वेंद्र जी, आपकी राय BEL पे, और इसके बाद बैंक निफ्टी पर डालेंगे नज़र। एकदम 83 पॉइंट की गिरावट 29,670 के आसपास। तो देखिए BEL के ओवरऑल सेटअप्स वीक हो गए हैं, क्योंकि इसने जो एग्जॉशन दिया, इसमें जो एग्जॉशन सेटअप्स बने वो इसके लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास जाके उसके ऊपर टिक नहीं पाया। एक ही दिन गया और इमीडिएटली अगले दिन सेल ऑफ, उसके नीचे बंद, और वहाँ से कंसिस्टेंट सेलिंग चल रही है 100 रुपये के आसपास से। तो मेरा मानना यह है कि इसमें थोड़ी सी वीकनेस गहराएगी, थोड़ी वीकनेस रहेगी, और ये स्टॉक आपको नीचे में 82-83 जैसे स्तर भी दिखा देगा। तो फिलहाल तो आई थिंक थोड़ा सा नरमी के ग्रिप में है, और टारगेट्स रहेंगे 82-83 के। थोड़ा गिर चुका है तो रिस्क रिवॉर्ड उतने बढ़िया नहीं है, बट किसी के पास अगर शॉर्ट्स हैं तो रखना चाहिए। आई थिंक 82-83 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसमें शॉर्ट्स में। चलिए, लगभग 6 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई BEL में। लगभग 5.5-6 करोड़ रुपए का सौदा एक ही सेकंड में उतरता हुआ। बैंक निफ्टी पे इस पर नज़र डालते हैं। इस वक्त फ्यूचर्स में लगभग 86 पॉइंट नीचे चल रहा है,
65 के आसपास। ये देखिए लगभग 50 पॉइंट नीचे इस वक्त कैश मार्केट्स में 29,630 पर। इसमें कंट्रीब्यूशन लिस्ट देखते हैं तो ज़्यादातर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो दिन के न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इंडसइंड बैंक लगभग 1.25% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया में ½ % की गिरावट, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 123 रुपये 50 पैसे पे, ओरिएंटल बैंक, और ये देखिए आपको कंट्रीब्यूशन लिस्ट मिली, HDFC बैंक लगभग 53 पॉइंट की वजह से गिरावट इसमें, इंडसइंड बैंक में 23 पॉइंट की गिरावट, SBI 19 पॉइंट और RBL गिरने वाले कुल मिला के पॉइंट्स हैं लगभग 114। प्रदीप जी, अभी जो गिरावट आई है उसमें शैल जी मुझे दिख रहा है कि SBI का काफ़ी बड़ा हिस्सा है और साथ साथ यस बैंक, ये अभी जो आपने इंक्रीमेंटल फॉल देखा है उसमें सबसे तेज़ी से गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा OBC जिसकी आपने बात की, जी हाँ, ये दिन के चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब तो अंदाज़ा लगेगा, बैंक ऑफ इंडिया, DCB, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये वो स्टॉक्स हैं जो इस समय काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखिए ये सब अब दिन के लोज पर पहुंचते हुए। सर्वेंद्र, आप चार्ट तो साथ साथ देख ही रहे होंगे, इस लिस्ट में क्या आपको पसंद आता है? OBC, DCB, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, SBI, कहीं कोई ट्रेड देख रहे हैं? नहीं, पसंद तो ट्रेड शॉर्ट साइड का ही आता है SBI में। कारण ये है, कारण ये है, उसका कारण बताता हूँ। 2010 में जो इसने हाई रखा, 2010 का जो इसका हाई था 351 का, इसके आसपास जरूर जाता है और 3-4 बार गया, लेकिन कभी भी उसके ऊपर टिक नहीं पाता और इमीडिएटली सेल ऑफ वहां से आता है। तो इस बार भी अगर वही सिनेरियो है तो ये वापस 250 तक गिरेगा धीमे धीमे करके। भले ही 3-6 महीने लगेंगे क्योंकि इसकी रेंज ही रही है 350 to 250, इसकी 7 साल से रेंज चल रही है, 7-8 साल से इसकी यही रेंज चल रही है। ओके, नीचे में 250 का फ्लोर, ऊपर में 350 में 7-8 बार सेलिंग आई हुई है। तो अगर ये उसी तरह का मूव है जो मुझे अब लग रहा है, अगर इसके वीकली सेटअप्स देखें और इसके देखें कि अब ये स्विंग लोज अपने पिछले तोड़ना शुरू कर दिया है और इसके वीकली मोमेंटम में भी अब सेल्स आ गए हैं, तो मुझे लगता है 260-250 तक ये गिरेगा। 1 से 3 महीने लगेंगे, वो पॉसिबल है, धीमे धीमे गिरेगा। बट ये स्टॉक अब डेफिनेटली फेल हो गया वापस से 350 पे। तो फिलहाल के लिए अगर मैं ट्रेड दूं तो मैं ये मान के चलूंगा कि नेक्स्ट 1 वीक के लिए आप इसमें 295 का स्तर पकड़ के चलिए। 295 के लिए इसको शॉर्ट करिए। 307 रुपये 70 पैसे का कैश में भाव चल रहा है। आप स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे 315 रुपये 60 पैसे का स्पॉट में, और SBI शॉर्ट करने की राय है। ओके, इस बीच जो हमने शुरुआत में बात की थी शैल जी की, नज़र रखिए आप 29,650-640 के लेवल पे निफ्टी बैंक के लिए, उसको हमने तोड़ा है और उसके बाद ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब निफ्टी बैंक में नए शॉर्ट्स इस लेवल के टूटने के बाद क्रिएट हो रहे हैं ऐसा लगता है, और इसके साथ साथ ये सारे स्टॉक्स गिरते हुए। चलिए एक नज़र डालते हैं इंडियन बैंक पे। 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद लगभग 1.3% की इसमें गिरावट आज भी आई है, 253 रुपये 35 पैसे पे चल रहा है। गौरव जी, आपकी राय इंडियन बैंक पर, और सर्वेंद्र जी आप नज़र डालिए यूनियन बैंक पर। देखिए, इंडियन बैंक अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम इसमें कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे बैंक से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा बेटर रहा है। और यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स की मैं सलाह तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि 245-246 काफ़ी अच्छा इमीडिएट सपोर्ट है इसका। एक रेंज में ट्रेड करता है, उसका सपोर्ट भी है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो इसके नीचे आए तो ही शॉर्ट कीजिए, और एक बार के लिए किसी को कॉन्ट्रा प्ले भी अगर करना है तो कोई डिप देखने मिलती है आपको 245-246 के लिए, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में आपको वापस 255-260 एक बार रिविजिट हो सकता है, तो वो सबसे आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे 254 फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। ओके, रजत बोस हमारे साथ जुड़ते हुए। रजत दा, आपकी कॉल निफ्टी बैंक पे और ये तमाम बैंकिंग स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, कहाँ ट्रेड देखते हैं आप? ये सुबह भी आपको बोला था और आपकी सिस्टर चैनल में भी मैंने HDFC बैंक शॉर्ट कॉल दिया था। HDFC बैंक अभी भी मुझको लगता है कि ये नीचे जाएगा। HDFC बैंक जब 2250 का लेवल तोड़ के नीचे जाएगा तो वो फिर 2240 भी तोड़ेगा और नीचे 2232 भी दिखता है, और HDFC बैंक में मेजर ब्रेकडाउन है। इसके अलावा आप एक पोजीशनल बाय कॉल दिया जा सकता है लुपिन में। लुपिन मुझको सुबह से ही बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी आपकी सिस्टर चैनल में भी दिया है और आपको यहाँ पे भी देने की मौका है, क्योंकि इसमें काफ़ी दूर मूवमेंट होने की गुंजाइश है। फिलहाल 866 पे है, 855 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में 880, 888 ये दोनों लेवल मान के चलिए। 888 पार करने से के बाद 900 से 910 तक भी जा सकता है ये। ओके, 900 से 910 के लेवल आ सकते हैं। 888 ये पहला लेवल होगा लुपिन के लिए। कुछ देर पहले हम बात कर भी रहे थे, तो ये स्टॉक बल्कि ये पूरा सेक्टर आज फ्लेवर में है और रजत दा भी इस पर मोहर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सेंसेक्स, निफ्टी और पॉलिटिक्स की।
लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में 15 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। बहुत बड़ा फेज है ये। कई राज्यों में 1 बजे तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। गोवा, छत्तीसगढ़, असम में 40% से ज्यादा मतदान हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा 52% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। यूपी में करीब 30% तक मतदान अब तक देखने को मिला है। शैल जी, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे यूपी की, तो बनारस मेरा शहर है। वैसे ही अगर वो मेरी मातृभूमि है तो हम कह सकते हैं कि गुजरात शायद पितृभूमि है, फादरलैंड है। तो मातृभाषा होने के नाते वो संबंध है। गुजरात आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुबह से हम दिखा रहे हैं कि अमित शाह साहब ने जाकर के वोट डाले, वो कैंडिडेट भी हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी, उन्होंने वोट डाले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद। तो पूरा फोकस है, 26 सीटें सभी की सभी आज एक दिन में सभी जगह मतदान हो रहे हैं। तो सीधे चलते हैं वहीं और एक सीधा अपडेट आज गुजरात से लेते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ मनीष देसाई जुड़ रहे हैं। मनीष भाई, बताइए क्या है मूड? बिल्कुल, देखिए गर्मी का माहौल है, 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। लेकिन मैं आपको मेरे पीछे दिखा दूं, हम लोग इस वक्त है चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट में। पीछे भीड़ काफ़ी दिख रही है। ये कतार अभी तक लंबी थी, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। गर्मी का थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है 2 बजे तक का, 40% से ज़्यादा वोटिंग अब तक गुजरात में हो चुकी है। 26 सीट पर, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक वोट डाल चुके हैं। और जहां हम खड़े हैं वहां करीब आधे पौने घंटे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली वोट डाल चुके हैं। ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही इलाका है और स्वाभाविक है कि अरुण जेटली जो है, इनका वोट यहाँ से है, वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। और कांग्रेस के भी बड़े नेता जितने भी हैं वो भी आज अपने अपने इलाकों में वोट डाल चुके हैं। गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो 70% के आसपास का वोटिंग गुजरात में हुआ था और अभी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं 40% हुआ है। और साथ ही ये भी जानने को मिला है कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग अच्छी मात्रा में हो रही है कंपेयर टू शहरी इलाका। तो शहरी इलाकों में कम वोटिंग देखने को मिल रही है अभी। मनीष जी, ये प्रश्न काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, इसका जवाब। जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे गुजरात में, उसमें बीजेपी हालांकि जीती तो थी, लेकिन उनकी जीत ऐसी नहीं थी कि जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हो सके। इस वक्त आपको किस तरीके का माहौल या रुझान दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं लोग आपस में? किस तरीके का आपको वोटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है? आपने काफ़ी लोगों से बात करी होगी, उन्होंने कुछ आपको बताया कि किस तरीके से वो वोट कर रहे हैं? कोई ख़ास पार्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो या किसी ख़ास पार्टी से ज़्यादा नाराज़ हों? बिल्कुल, देखिए जो 2017 के चुनाव हुए थे यहाँ पे विधानसभा के, उसकी अगर बात की जाए तो बीजेपी करीब 100 सीट के आसपास पहुंची थी, 99 टू बी वेरी प्रिसाइज, वहाँ पे वो पहुंची थी। लेकिन अब उनका आंकड़ा 100 के ऊपर जा चुका है। कांग्रेस के कई विधायक वापस आ चुके हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है 2019 का, वो मोदी के दाम पे लड़ा जा रहा है। जो स्थानीय नेतागिरी है उसका विरोध 2017 में लोग प्रदर्शित कर चुके हैं। लेकिन बात की जाए 2019 की, तो मोदी के नाम पर यहाँ वोट डाला जा रहा है। कई इलाकों में मैंने देखा, हम आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह से हम कई इलाकों में घूम चुके हैं। वहाँ पर देखा गया तो लोगों को ये भी पता नहीं है कि बीजेपी के अमित शाह के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है। इसके साथ साथ अहमदाबाद पश्चिम की बात करें, ये जो इलाके हैं अहमदाबाद का ही हिस्सा माना जाता है और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधा अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद पश्चिम में भी इसी तरह का माहौल है, लोगों को ये पता नहीं है। ये शहरी इलाकों की बात हो गई, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर शहरी इलाकों में अच्छी पकड़ रखती है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ है। ऐसे नहीं है कि 26 सीट आसानी से बीजेपी जीत पाएगी। हो सकता है कि 4-5 सीटें उन्हें गंवानी पड़े। पिछली बार का जो माहौल था, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उसका उत्साह लोगों में अलग था और 26 सीट उस हिसाब से बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन इस बार कहे तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल है, 26 सीट तो नहीं ही जीत पाएगी। जिस तरह का हमने प्रवास किया है गुजरात भर में, हो सकता है कि 20-21 के आसपास सिमट के रह जाए। शुक्रिया
मनीष आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं गुजरात से भी और देश के तमाम दूसरे हिस्सों से भी। ये फेज़ सबसे बड़ा है और इस फेज़ के पूरा होने के बाद तकरीबन 55 से 60% चुनाव पूरा हो गया है, मतदान पूरा हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस पर नजरें बनी रहेंगी, लेकिन बाजार में नुकसान तेजी से बढ़ता हुआ देखिए। जैसे ही एक फॉल ट्रिगर होता है उसके बाद फिर बाजार रुकता नहीं है। बैंक निफ्टी अब 185 पॉइंट नीचे आ गया है और वो साथ में निफ्टी को भी नीचे लेकर जा रहा है। इस समय काफ़ी तेज़ी से गिरने वाले ढेर सारे स्टॉक्स आपके सामने, लेकिन पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। गिरावट बढ़ी है यस बैंक में जो अब 3% नीचे है। आईबुल हाउसिंग जो रिकवर हो रहा था 2% की तेज कट वहां पे दिखाई देगा। एसबीआई कुछ देर पहले हमने नजर डाली थी, वहां पर नुकसान बढ़ा। और उसके साथ साथ देखिए मारुति, अब ये अगला शिकार मंदी वालों का बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे करीब 1.5% के आसपास की तेज गिरावट यहां पर आई है पिछले कुछ मिनटों में। इस स्टॉक पे सर्वेंद्र नजर डालिए, मारुति बहुत तेजी से गिरा है, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मारुति में अब जो अगर आप स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो सेटअप्स तो इन्वर्ट हो चुके हैं और प्रेशर्स रहेंगे। और ये जो सेलिंग आई है ये भी इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास से आई है। पुल बैक हुआ और पुल बैक होते ही फिर वहाँ पे इसको तुरंत सेलिंग आ गई और वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। तो मेरा मानना यही है कि ये एक बार अपना पिछला जो 6500 वाला, इसने 3-4 बार 6500 के आसपास सपोर्ट लिया है। आई थिंक ये उस एरिया में फिसल जाएगा, भले ही 15 दिन महीना लगेगा, बट आई थिंक ये 6500-6600 की रेंज में वापस फिसलेगा। और उस समय डिसाइड करना होगा, अगर वो लोज होल्ड होते हैं तो अच्छी बात है, तब हम ये बोल पाएंगे कि इसका बेस बन रहा है। बट अगर गलती से इसके 6500 वाले लो टूट गए तो फिर तकलीफ है। तो यहाँ पे शुक्रवार को नतीजे भी हैं शर्मिला, क्या उम्मीद करेंगे जो सेल्स के आंकड़े आए हैं पिछले 3 महीनों के, उनको देखते हुए? हाँ, एज यू साइड कि नंबर्स इतने खराब आए हैं पिछले 3 महीनों से कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ आई थिंक व्हाट कुड पॉसिबली हिट द रिजल्ट्स मोर इज द फैक्ट कि अगर ये जो अभी तक जिस तरह से बातें ही थी और नॉट कंफर्म टू दैट एक्सटेंट, लेकिन अगर उन्होंने सच में डिस्काउंट्स दिए हैं और तो उसका असर आप सीधा मार्जिन्स पर देख पाएंगे। और वन ऑफ द रीजंस वाई मारुति हमेशा एक पसंद ऐसा स्टॉक था जो सभी एनालिस्ट को पसंद रहता था, वो इस वजह से भी था कि उनके मार्जिन्स बहुत अच्छे रहा, लाइक हिस्टोरिकली दे बीन वेरी गुड। तो अगर उसमें अगर आप देखेंगे कि कट आता है और यू आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ प्रोडक्शन कट्स एक्सेट्रा, तो दिस इज नॉट अ सिचुएशन की जो 1-2 महीनों में सॉल्व होगी, तो इसका असर और 1-2 क्वार्टर भी दिखेगा। तो उस लिहाज से आई थिंक परहैप्स मार्केट इज जस्ट रेडिंग इटसेल्फ फॉर दैट। अगर इस तरह का आप करेक्शन देख रहे हो आज, सो समवेयर आई थिंक मार्केट इज फैक्टरिंग इन की नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले हैं और वो मार्जिन में भी आपको कट दिखने वाला है। तो हमारी रिसर्च टीम ने अभी तक अपना पोल तैयार नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो मैंने देखी थी जो मुझे ध्यान आ रहा है कि साल दर साल करीब 6-7% मुनाफा गिरेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, चूंकि पिछला क्वार्टर काफ़ी खराब रहा था, तो कहीं बॉटम बनने के संकेत नजर आएंगे। तो जो स्टॉक ने दिखाया है आपको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब नहीं लगेगा, लेकिन साल दर साल यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। गौरव, किस तरह की पोजीशंस आप देख रहे हैं मारुति में इस समय नतीजों के पहले? क्या ऑप्शन में कोई एक्शन है जो एक संकेत देता हो आपको? देखिए, अगर ओवरऑल ऑप्शन के जरिए अगर आप देखेंगे तो इसमें 7500 कॉल में राइटिंग जो है वो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी एग्रेवेट हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा फुल वीक में या फुल मंथ में उसमें दिखा था सीरीज़ में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत उसमें देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के जरिए देखा जाए तो मे बी आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर और इसमें आपको देखने मिल सकता है। इसके पहले 8000 में जब शुरुआत हुई थी और ये चला था 7500 क्रॉस किया था, तब 8000 में बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन था। अब वो स्लिप होकर 7500 हुआ है। नेक्स्ट सीरीज़ में आप देखेंगे तकरीबन यही स्ट्राइक्स पे आ रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा आपको डिप एक बार देखने मिल सकता है। जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन अभी ऑप्शन में है वो है 7000 के करीब। तो कोई डिप अगर 7000 के आसपास आता है, 7000, 7050, प्रोबेबली आपको वहाँ पे एक थोड़ा रिस्पेक्ट देखने मिल सकता है कि एक बाउंस बैक वहाँ से आपको देखने मिले। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर आपको देखने मिल सकता है मारुति में। ओके, शर्मिला, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? यस, जो आपने जो लास्ट चीज़ जो कही कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप बॉटमिंग आउट देखोगे, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो ईयर ऑन ईयर आप गिरावट देखोगे, आई थिंक वो थोड़ा समय और लंबा खींच सकता है, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली बेस इफेक्ट ऑल्सो प्लेइंग आउट, क्योंकि इतने अच्छे नंबर्स आ रहे थे ऑटोज़ के लिए। तो अब वो जो बेस बड़ा बन गया, वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए मुश्किल है। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इम्प्रूवमेंट देखने लगे मारुति में, देन दैट्स अ क्लियर साइन दैट थिंग्स आर बॉटम्ड आउट एंड थिंग्स कुड बी मच बेटर गोइंग अहेड। तो मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी वैलिड एंड वेरी रेलिवेंट चीज़ टू कीप इन माइंड जब आप आंकड़े देखोगे, कि अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर
अच्छी या बॉटमिंग आउट या बेहतर नंबर दिखे, सो दैट इज आई थिंक समथिंग टू गो विथ रियली, बिकॉज आई थिंक ईयर ऑन ईयर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स आपको खराबी दिखेगा, क्योंकि वो बेस इफेक्ट अब सभी ऑटोज में आपको दिखने लगा है। जी प्रदीप जी, अगर मारुति जैसा दिग्गज शेयर जो कि लार्ज कैप कंपनी माना जाता है, इसमें आपको 25 से 30% का एक करेक्शन मिलता है लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट पे, तो मेरे ख्याल से वो एक लेवल ऐसा है जो शायद बॉटम फिशिंग करनी चाहिए अगले 1, 2, 5, 6 महीने के लिए, कि आप थोड़ा थोड़ा वो शेयर फिजिकल क्वांटिटी में ख़रीदें और अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालें। लेकिन एक्शन जो है वो सिर्फ बैंक्स में है, और हर तरीके का, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, वो दिन के न्यूनतम स्तर पे चल रहा है। मैं आपको नाम पढ़वाता हूँ। HDFC बैंक को देखते हैं इस वक्त दिन के सबसे न्यूनतम स्तर पर। इसी तरीके से माफ़ कीजिए, फेडरल बैंक में भी काफ़ी सेलिंग आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, IDFC बैंक, कर्नाटका बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सारे शेयर्स जो हैं ये इस वक्त अपने दिन के न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं, और इसी तरीके की सारी गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी पर रिफ्लेक्ट कर रही है। लगभग इस वक्त 190 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स मार्केट में 29,555 रुपये पे। इंडसइंड बैंक को इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। पिछले 10 मिनटों में इसने फिर से नए लोज बनाए हैं, तो जो गिरावट की हम एक ट्रेंड देख रहे थे वो और मजबूत होता हुआ, बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक अब दिन के निचले स्तरों पर पहुंच रहा है, और इसमें गिरावट देर से शुरू हुई, लेकिन बाद में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक पे इस समय सर्वेंद्र, आप इसके चार्ट देख रहे हैं जी, क्या कॉल देंगे? देखिए, ओवरऑल जब हमने अभी जब बात की आई थिंक SBI पे भी, और अगर लार्जर बैंक्स भी देखें तो अभी आई थिंक PSU और प्राइवेट जैसे हमने बात की, दोनों में वीकनेस तो आ गई है, और बैंक निफ्टी ने खुद क्रिटिकल लेवल्स तोड़ दिए हैं। तो आई थिंक इंडसइंड बैंक में इतने तो सेटअप्स अच्छे नहीं है कि वो आउट परफॉर्म कर पाए। तो आई थिंक इक्वल परफॉर्मेंस तो रहेगा ही रहेगा, शायद अंडर परफॉर्म भी कर जाए बैंक निफ्टी को। मेरा मानना ये है कि एक बार ये आपको स्टॉक एक बार आपको वापस 1530 1540 तो दिखाएगा। ये भले ही इसमें एक हफ्ता 10 दिन लगेगा, बट 1530 1540 के स्तर इसके लिए आ सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि एकदम अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास है, तो यहाँ से ट्रेड ना लें, बट आई थिंक 1640 टूटता है ना तो शॉर्ट करें, और उस समय आप इसमें 1530 1540 का एक पोजिशनल व्यू लेके चलें, और 1640 के ब्रेक पे जब आप शॉर्ट करके ब्रेक पे जब आप शॉर्ट करेंगे, उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस लगेगा 1671.60 का स्पॉट में। 30 रुपये का 31 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और तकरीबन आपको इसमें नीचे में आपको कम से कम 100-110 पॉइंट खाने को मिलेंगे। ओके, कल हमने जब बात की थी वहां से अगर आप देखें, कल मुझे याद है हम इस पे 1720-25 के आसपास बात कर रहे थे, और वहां पे एक शॉर्ट का कॉल आया था। वहां से अब तक ये स्टॉक ऑलरेडी आपको 70 रुपए तो दे चुका है, और इस समय ये नुकसान बढ़ता हुआ। तो अब भी यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 100 रुपए की कमाई मुमकिन है। चलिए, जहाँ बैंक्स में सेलिंग चल रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि NBFC कंपनीज जो हों वो पीछे हों। LIC हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट देखते हैं पिछले 15-20 दिन का, लगातार पिछले 5 दिन से गिरावट, और इस वक्त एक अच्छी ब्लॉक डील हुई लगभग 1,63,000 शेयर की। सर्वेंद्र जी, आपकी राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पे 11 मार्च तक की अपने ये न्यूनतम लेवल पे है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल आई थिंक ओवरऑल जैसे सेटअप्स अगर आप देखें थोड़ी वीकनेस तो है फिलहाल तो, लेकिन इसके सेटअप्स उतने खराब नहीं है जहां अगर आप इसको माने कि ये अपने एवरेज का पुल बैक ही कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस का जो सपोर्ट है इसका 50 के साथ मिलके आपको 490 के आसपास मिलेगा। तो 490 492 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं इसमें। तो एज लॉन्ग एज 490 होल्ड कर रहा है, मैं इसमें बायस पॉजिटिव रख के ही चलूंगा, और मान के ये चलूंगा कि 510 520 के स्तर एक बार वापस ये स्टॉक रिविजिट करेगा। बट 490 के नीचे डेफिनेटली इसके सेटअप्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब बात यही है कि अब आपको ये देखना है कि ओवरऑल पूरे बाजार के यूनिवर्स में कितने सारे स्टॉक्स 200 पे सपोर्ट ले लेते हैं और कितना तोड़ना शुरू करते हैं। अगर आउट ऑफ 100 मोर देन 50% यूनिवर्स अगर आपको ऐसा दिखने लगा नेक्स्ट 2 से 3 दिन में कि 200 डे को रिटेस्ट करके तोड़ने लगा है, तो फिर बाजार का फ्लेवर भी फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 दिन बड़े क्रिटिकल है कि हम या तो टर्न करेंगे लॉन्ग रन में, या हम यहाँ पे सपोर्ट ले लेंगे। जी, तो इस समय आप देख रहे हैं बाजार में ये दबाव बढ़ता हुआ। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, प्रकाश दीवान इस समय स्टूडियो में। प्रकाश, ये जो पैनिक देखने को मिल रहा है इस समय, तेज गिरावट, नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स थे निफ्टी बैंक ने तोड़े और वहां से 100-125 पॉइंट देखते देखते निकल गए, क्या चल रहा है? आई थिंक फाइनेंशियल सिस्टम में जो नर्वसनेस है प्रदीप, वो जाहिर है। ये हमने कल के सत्र में भी देखा, फ्राइडे को भी देखा, तो अलग अलग रूप में ये वापस बाहर ऊपर के आ रही है कि कहीं ना, अब जैसे येस बैंक की स्पेशल ऑडिट जो हुई उसमें रियल एस्टेट के एक्सपोजर को लेके हो गई, तो रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं था, ऐसा तो पहले नहीं था, बट ये अब बाहर आने से एक संदेहजनक ही हो जाता है। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि NBFCs ने सितंबर अक्टूबर का क्राइसिस तो पार कर लिया,
लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज जो लिक्विडिटी को लेके हैं वो अभी तक पूरी तरह से सिस्टम से सुधर गए हो या सुलझ गए हो, ऐसा अभी वैसा कहना बड़े दावे से मुश्किल है। और उस लिहाज से जो मार्च एंड के नंबर्स हैं उनको बहुत आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर कॉल लिया जा सकता है। और येस बैंक जब 275-80 था तब मैंने ये खास कहा था कि मेरा बाइंग प्राइस ये 235 आता है तब होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट होना है एनपीएस को लेके या किचन सिंकिंग की हमने बात की या जो भी इस टाइप की चीज़ें आ रही, क्योंकि कई एनबीएफसीज लिक्विडिटी सीपीज रोल नहीं कर पा रहे, नए सीपीज इशू नहीं हो पा रहे। और जेएम फाइनेंशियल ने आज 10.2 पे जाके दिया, जो आज तक 9.25 9.5 से ऊपर नहीं जा रहे थे। सो इस टाइप के जब माहौल में आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक रीसेट जिसको कहते हैं सेक्टर का होगा, और उसे पी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत चली हैं वह सब जगह से आपको प्रॉफिट दिखेगा। अब झुकाव पब्लिक सेक्टर, अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जो स्पेस एनबीएफसी खाली करेंगे वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक जो आगे हैं इस क्षेत्र में वो लेने की। सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करेंगे। चलिए, समय हो रहा है 3 बजे और हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं रजत बोस साहब कलकत्ता से। बताइए रजत जी, क्या है आपका ट्रेड एट 3? देखिए, ट्रेड एट 3 मेरा इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक अभी 253 रुपया 85 पैसा पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 256 के ऊपर और मैं नीचे उम्मीद करता हूं कि ये 247 और 245 वहां तक जा सकता है। तो इंडियन बैंक में शॉर्ट पोजीशन लेके चलना चाहिए। ओके, इंडियन बैंक पे एक मंदी का कॉल देने की बात इस समय रजत कर रहे हैं। यहाँ पर गिरावट आएगी 245 247 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो ये इस समय का ट्रेड एट 3 बजे का आइडिया, और ये मंदी की तरफ आ रहा है बाजार के मूड के साथ साथ। तो यहाँ पर एक शॉर्ट की कॉल आपके लिए आती हुई इस समय रजत बोस की ओर से। नतीजों पर नजर है हमारी, और कल निफ्टी की 3 कंपनियां इंडिया बुल्स हाउसिंग, अल्ट्राटेक और भारती इंफ्राटेल के नतीजे आएंगे। साथ ही टाटा एलेक्सी, M&M फाइनेंस, ICICI प्रू, मुथूट कैपिटल, इनके भी नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजों के सीजन में क्या होनी चाहिए उम्मीद, अल्ट्राटेक और इंडिया बुल्स हाउसिंग के नतीजों पर अनुमान लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी सुमित मल्होत्रा इस समय जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए। शुक्रिया प्रदीप। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग के केस में सीक्वेंशियली नंबर्स को कंपेयर करा जाए तो थोड़े बेटर साइड पे दिखाई पड़ेंगे। वाई बेसिस पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एनआई जो है वो ड्रॉप हो सकता है। 3% के आसपास एनआई में एक ड्रॉप का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो इनकम है वो करीब 8% से 9% के आसपास बढ़ने का अनुमान तमाम ब्रोकर्स लगा रहे हैं। 3% कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है, करीब 1068 करोड़ रुपए इस तिमाही में मुनाफा बढ़ने का अनुमान है। लास्ट के 2 क्वार्टर्स थोड़े से वीक थे एनबीएफसी स्पेस के लिए। पिछली तिमाही में कंपनी ने एक बड़ी प्रोविजनिंग भी की थी। वो प्रोविजनिंग को अगर एडजस्ट करेंगे तो शायद इनको थोड़ा सा रिलीफ प्रोविजनिंग साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज कंपनी के नंबर्स मोर लेस फ्लैट रहेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में भी और पिछले तिमाही के कंपैरिजन में भी। प्रोविजनिंग के साथ साथ AUM करीब 1% के आसपास बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। और साथ साथ जो कंपनी के लिए क्रूशियल चीज रहेंगी वो रहेंगे एडवांसेस। वहां पर एक माना जा रहा है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अपटिक्स में आई है, लेकिन बहुत ज्यादा फायरवर्क इंडिया बुल्स हाउसिंग के नंबर्स में आप उम्मीद ना रखें। इसके अलावा अल्ट्राटेक, क्योंकि आज ACC के नंबर्स से सीमेंट स्पेस के नंबर्स की शुरुआत होगी। अल्ट्राटेक के केस में अगर YOY कंपेयर किया जाए तो रेवेन्यू करीब 14% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल 10,275 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है। मार्जिन्स 19% मोर लेस फ्लैट रहेंगे, 18.9 से बढ़ के 19% के आसपास रहेंगे। लेकिन मुनाफे में एक एक्सपर्ट आ सकता है, करीब 60% के आसपास की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। 780 करोड़ रुपए इस तिमाही में कंपनी अपना मुनाफा पोस्ट कर सकती है। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। पहला, जो इन्होंने रिसेंट एक्विजिशंस किए थे वो एक्विजिशंस का काम इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा कंपनी के नंबर्स के अंदर। दूसरा, जो सीमेंट के प्राइस हाइक किया गया तमाम सीमेंट कंपनियों की तरफ से, उसका इंपैक्ट तिमाही दर तिमाही तमाम सीमेंट कंपनियों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा, एक इनपुट कॉस्ट भी कम हुई है, उसकी वजह से भी थोड़े से नंबर्स बेटर हो सकते हैं। तो सीमेंट के नंबर अल्ट्राटेक के बेटर साइड पे आ सकते हैं, लेकिन जो इंडिया बुल्स हाउसिंग है उसके नंबर्स मोर लेस फ्लैट या फिर फ्लैट, बिल्कुल ही फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पे खास तौर पे नजर होगी, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस बीच हो गए हैं। जो अभी प्रकाश बात कर रहे थे, NBFCs के सामने जो दिक्कतें नजर आई हैं पिछले क्वार्टर में, हमें मैनेजमेंट ने बताया था कि करीब 50 बेसिस पॉइंट उनकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन वो अपनी पोजीशंस रोल करने में कामयाब रहे। और इस क्वार्टर में तो चूंकि मर्जर की बात भी सामने आई है, तो बाजार का फोकस प्रकाश इन तमाम चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा है नतीजों के अलावा। एब्सोल्युटली। देखिए, एक तो है कि आपने तिमाही नतीजों का आंकलन करके भाव, उस जो प्राइस डिस्कवरी है वो उसको कंसिडर करेगी। दूसरा है कि ये बैंक बनता है नहीं बनता है,
और अगर नहीं बनता है तो ये जो वैल्यूएशन है ये जस्टिफाइड है, आगे चल के इनको क्या तकलीफें आएंगी, क्या ईजी क्या हो जाएगा। सो आज शेयर का भाव आपको इंडिकेट करता है कि आगे की ग्रोथ कैसी है, और आगे की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो ये मर्जर का है। तो ये मर्जर के हिसाब से ही आप इसको इवैल्यूएट करेंगे और इसको वैल्यूएशन देंगे। तो अगर वो मर्जर कहाँ तक जाता है, कहाँ तक मुश्किल है, नहीं है, कितना समय लगता है, ये सब जो अटकलें हैं इसकी वजह से एक ओवरहैंग जिसको कहते हैं बना रहेगा, और उसके बाद ये होगा। तो रिजल्ट्स विल ओनली प्रोवाइड अ क्वेश्चन कि हाँ भाई ऑन ट्रैक है, जो एक्सपेक्ट, जैसे सुमित बता रहे हैं कि थोड़ी सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड थी, अगर वो उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती तो आई थिंक इट विल शो। जो आरबीएल बैंक में हुआ, क्लासिक एग्जाम्पल, रनअप हुआ, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया, टिका रहा। जहाँ पे भी रनअप हो गया वहाँ पे आप थोड़ी घबराहट की बात ये होगी कि डिसअपॉइंटमेंट विल बी नॉट टॉलरेटेड। दैट इज द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, क्योंकि हम आज इसमें तो दोनों चीजें होगी। देखिए ये इसमें तो 575 वाला 920 हुआ और अब 920 वाला करेक्ट होके 720 हुआ। सो वो उस वजह से ये वॉलेटिलिटी जो है ये रहेगी। और ये हाई बीटा काउंटर आई है निफ्टी में, अगर देखें सबसे बीटा मुझे याद है इसका नंबर 2 पे है ये बीटा के उसमें श्रेणी में। तो वो तो जो प्लेयर्स हैं वो भी हमारे ट्रेडर्स जो मित्र हैं सब जानते ही हैं कैसे इसको ट्रेड करना, वो बात नहीं है, लेकिन इस पे नजर रहेगी इन दो चीज़ों पे बहुत, खास करके रिजल्ट्स के अलावा। दीवान साहब ज़रा हट के बात करते हैं, आप उस पर प्रकाश डालिए उस बात पे। बाज़ार बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे है। आप देखें अगर मंथली गेन्स देखें इस एक्सपायरी में है तो हम एफएमसीजी शेयर्स की काफ़ी बात कर रहे हैं, ऑटो शेयर्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखी गई है, फार्मा आज चल पड़ा, लेकिन सबसे साइलेंट मूवर जो है वो है सीमेंट स्पेस। मैं 4-5 आपको नाम गिनवाता हूँ मंथली बेसिस पे। अगर आप इनकी चार्ट्स देखें, अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 7% ऊपर है, रैमको सीमेंट में लगभग इतनी ही तेज़ी है, श्री सीमेंट 5% ऊपर है, और ग्रासिम और एसीसी लगभग 2 और 4% ऊपर हैं, और बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट इसमें चेंज भी आ रहा है। आपकी राय इस सेक्टर पर, खासकर इस बात को ध्यान रखते हुए कि जिस भी तरीके का रिजल्ट आएगा इलेक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों ही पार्टी ज़बरदस्त स्पेंडिंग करेंगी? बिल्कुल। उसके अलावा आप टाइमिंग देखिए, जो सबसे अच्छे महीने रहते हैं, जो अच्छा दौर रहता है सीमेंट कंपनियों का, वो बारिशों के बाद का है जी। तो बारिशों के बाद जो सेल्स पिकअप होनी है या प्राइस रियलाइजेशन जो इनको मिल सकते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और अब ये जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पहुंच गए ऑप्टिमल जोन में, और जैसे ही मैंने हमेशा कहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी 80% के आसपास है, उसके ऊपर निकलने लगती है तो आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि अब प्राइस अब्जॉर्ब हो सकता है। और अच्छी चीज़ ये हुई थी कि पिछली तिमाही में, नंबरों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, पिछली तिमाही में कुछ सॉफ्टनेस इनके इनपुट कॉस्ट पे भी रही है, लेकिन वो अब वापस अप्रैल में थोड़ी सी नेगेट होती हुई दिख रही है, क्योंकि पेटकोक का भाव जो है वो वापस, खास करके श्री सीमेंट जैसे जो पेटकोक के ऊपर ही निर्भर है, वहाँ पे असर आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो रिजल्ट्स कुल प्रोबब्ली मीन्स इनमें से कुछ जो है, जो नाम आपने लिए शैल, वो हो सकता है टॉप आउट भी हो जाए, वहाँ पे थोड़ा जो गेन्स है वो प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल बन जाए अगर नंबर्स ठीक ठाक आते हैं। तो अगर नंबर्स बहुत ही उम्दा आते हैं तो थोड़ी रैली और एक्सटेंड हो जाएगी। बट इस स्पेस में इंटरेस्टिंग रहेगी ब्रॉड बेसिंग ऑफ द रैली, जिसका मतलब है कि जो 5-4-5-6 नाम हैं, इसके अलावा जो ग्रोथ, जो बाकी के जो छोटे शेयरों में, छोटे नामों में जो है, वहाँ पे आपको जो है एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी आफ्टर दिस रिजल्ट सीजन। चलिए, बात सीमेंट शेयर्स की हो रही है। आप बताइए सर्वेंद्र जी, आपकी कोई पसंद लार्ज कैप सीमेंट स्पेस में, और अगर कोई पसंद मिड कैप स्पेस में भी हो तो उसका भी जिक्र कीजिए। आई थिंक लार्ज कैप स्पेस में तो जैसे बोला कि आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स उतने बढ़िया नहीं निकल के आएंगे इस समय, और मैं उधर तो अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स चले हैं। बट आई थिंक स्मॉल कैप स्पेस में आई थिंक बिरला कॉर्पोरेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से। अगर आप देखें तो बिरला कॉर्प में एज लॉन्ग एज स्टॉक 496 के ऊपर टिका हुआ है, सो आप 495 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। आई थिंक एक 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेडिंग स्टॉक ये नहीं है, इसलिए आप इसमें टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 540 550 के, जो कि नेक्स्ट 15 दिन से 20 दिन के अंदर में आने चाहिए। 540 550 के लेवल यहाँ पर आएंगे। अच्छा, मारुति पे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, इसने 7,000 रुपये के लो छुए अभी से कुछ देर पहले, और अब वहाँ से संभलता हुआ नजर आ रहा है। अब 7,060-65 के करीब देखिए, जो तेज़ गिरावट आई थी वो राउंड फिगर 7,000 के करीब पहुँचते हुए नजर आया, और वहाँ पर जाकर के ये स्टॉक अटका है। तो नीचे के टारगेट्स तो यहाँ पर करीब हासिल हो चुके हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे इस पर। लेकिन नतीजों की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़े हुए हैं। इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल और हेक्सावेयर, ये 2 और नतीजे जिन पर है आशीष की नज़र। आशीष बताइए। देखिए, जहां तक प्रकाश कह रहे थे रनअप की बात रिजल्ट से पहले, तो अच्छी बात एक फेवर में जाती है भारतीय इंफ्राटेल की कि ये स्टॉक तो पिछले 3 दिनों से लगातार दबाव दिखा रहा है। 5 से 6% तक की कमजोरी देखने को मिली है और नंबर्स भी ठंडे रहने हैं।
Q4 के नंबर्स आने, तिमाही दर तिमाही नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं और आय में 1% का उछाल देखने को मिलेगा। दरअसल ध्यान रखें, इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर में कई सारे एग्जिट नोटिसेस मिले थे, तो उसके चलते रेवेन्यू लॉस होता हुआ इस क्वार्टर में नजर आएगा, पर इसकी भरपाई काफी हद तक होगी। जो एग्जिट नोटिसेस मिले थे, उस एग्जिट की पेनाल्टी इस कंपनी को मिलने वाली है। तो कहा जा रहा है जो एग्जिट कैंसिलेशंस हैं, पेनाल्टी जो पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर 90 करोड़ रुपए पहुंचती हुई नजर आएगी। तो काफी हद तक भरपाई होगी, इसलिए रेवेन्यूज फ्लैट एक्सपेक्टेड है। हाँ, मार्जिन जरूर 35 से 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% या कह लें 1/3% के आसपास का दबाव दिखाएंगे और इसीलिए मुनाफा 1.25% कमजोर रहेगा तिमाही दर तिमाही। इंपॉर्टेंट होगा कि यहां से इंक्रीमेंटली किस तरह के टेनेंसी एग्जिट्स आ रहे हैं, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरा, इंडस टावर का जो मर्जर हो रहा है उसको लेकर अपडेट्स वो शेयर करेगी कंपनी, तो इंपॉर्टेंट होगा। हेक्सेवेयर की जहां तक बात है, ये स्टॉक तो आपको याद होगा 550 के हाई से करेक्ट हुआ था 350 के लेवल्स पे और वहां से मीनिंगफुली अब तक रिकवर नहीं हो पाया। हालांकि नंबर से पहले कुछ अच्छा मोमेंटम तो जरूर आज बिल्डअप होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस कंपनी की ये दिसंबर एंडिंग कंपनी है, तो इसके जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं वो Q1 होगा। तो Q1 नंबर्स भी हम Q1 क्यों कंपेयर कर रहे हैं, डॉलर आय में 2.25% की और कांस्टेंट करेंसी में करीब 2% की तिमाही दर तिमाही उछाल देखने को मिलेगी। हालांकि इस कंपनी ने पूरे साल की जो गाइडेंस दी है वो 12 से 14% की है, पर इस कंपनी ने क्लैरिफाई कर रखा था कि सेकेंड हाफ में इस साल के दूसरी छमाही में लार्जली वो ग्रोथ होगी, क्योंकि जो बड़ी डील बैक करी थी उससे मोमेंटम आने में कुछ समय लगने वाला है। मार्जिन्स में करीब 20 बेसिस पॉइंट्स 0.2% का सुधार देखने को मिलेगा और वो लार्जली इसलिए कि लास्ट क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं तब मार्जिन्स में 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कमी देखने को मिली थी। मुनाफा 17% का उछाल दिखाएगा। अच्छा, इस केस में नजर रहेगी, आपको याद होगा NIT टेक्नोलॉजीज को बेरिंग ने एक्वायर करा। बेरिंग इस कंपनी का भी, हेक्सेवेयर का भी प्रमोटर है। हालांकि क्लैरिफिकेशन आया था कि 2 साल तक तो कोई मर्जर की प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री उस बैकड्रॉप पे और साथ साथ इस कंपनी ने कहा था कि एग्रेसिवली एक्विजिशन स्काउट कर रही है, 250-300 मिलियन डॉलर्स की तैयारी है, तो उस एक्विजिशन को रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो वो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, हेक्सावेयर के नतीजे काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद, लगभग 1271 रुपये का टॉप लाइन और एबिट देख रहे हैं लगभग 180 रुपये पर। ध्यान वापस केंद्रित करते हैं बैंक निफ्टी पर। इस वक्त 200 पॉइंट की गिरावट स्पॉट प्राइसेस में 29,486। रजत जी, ये प्रश्न आपके लिए कलकत्ता से, आप कोई पोजीशन खोलना चाहेंगे शॉर्ट साइड पे बैंक निफ्टी पर इस वक्त? देखिए, 500 का लेवल तोड़ चुका है और अभी मतलब 29,500 का लेवल तोड़ चुका है। अगर इसके नीचे बंद होता है तो मुझको जो दिख रहा है कि ये पुरानी जो कुछ दिनों पहले मतलब 25 मार्च के दिन जो 29,156 का लो बनाया था वो दोबारा टेस्ट करेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। और इसमें बैंक निफ्टी में ये जो फॉर्मेशन बना है अभी ऊपर में, ये एक हॉर्न टॉप है। हॉर्न टॉप मिनिमम प्रोजेक्शन जो आता है वो 29,000 के नीचे ही आता है, तो इसमें आप एक शॉर्ट पोजीशन लेके चलिए। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 29,675 के ऊपर होना चाहिए और नीचे मिनिमम 29,150 से लेके 29,000 के नीचे, मतलब 28,900 से 28,950, ये भी आप देख सकते हैं। एंड ये मैं कहना चाहूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट में थोड़ी सी MACD और 14 RSI स्पेशली वीकली चार्ट स्टडी करें तो उसमें काफ़ी वीकनेस नज़र आ रहा है। कोई भी रैली आएगा उसमें आप देखिएगा बिकवाली आएगा। ओके, उछाल में भी आपको बिकवाली नजर आएगी, ये एक संकेत फिलहाल वीकली चार्ट की बात चूंकि रजतदा कर रहे हैं तो उनका कहना है कि थोड़ा लंबा सा नजरिया बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय। लेकिन शॉर्ट टर्म का आज का जो मूड हमने देखा, जिस तेजी से करीब 200 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में आता हुआ दिखाई दिया है, देखते ही देखते पिछले तकरीबन 45 मिनट के अंदर तो तेज गिरावट यहाँ पर बढ़ती हुई और अभी भी आप एक मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी भी 11,600 के नीचे आज डिसाइसिवली क्लोज होने की तैयारी में इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन एक स्टॉक जिस पर मेरी नज़र है, जेट एयरवेज, काफ़ी ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। करीब 4% का तेज स्विंग अभी अभी नज़र आया, 10% ऊपर अब ये स्टॉक। कल काफ़ी तेज़ी से गिरा था प्रकाश और फिर दिन के निचले स्तरों से रिकवर हुआ। आज अब फिर से इसमें फॉलोअप देखने को मिल रहा है, क्या चल रहा है इसमें? ये स्टॉक में जिस हिसाब से लोग हर लेवल पे जो हम लोग बोलते आए कि ये एक ब्रेव हार्ट ट्रेड रहेगा कि इसमें उतार चढ़ाव अगर आप झेल सको तो ही आप इफ़ यू हैव द स्टमक फॉर वॉलेटिलिटी तभी ये कमा के दे सकता है, वो स्टेज अभी भी है। और आप देखिए पिछले 2 दिन में जिस टाइप का हुआ है, आज हो सकता है ये जो बैन से ये जो बैन नहीं अपना 34 से निकला था, 34 की लिस्ट, 34 की सूची में ये बहुत हाँ ये मतलब
प्रथम दावेदार रहे निकलने के, उसमें सारे शॉर्ट्स धीरे धीरे कवर होने पड़ेंगे और ये शॉर्ट कवरिंग आज से ही शुरू होगी, क्योंकि आपको पता नहीं किस भाव पे आप शॉर्ट कवर कर पाएँ, क्योंकि अगले 2 महीने की जो सीरीज़ है उसमें से भी इनको लोगों को निवारण चाहिए होगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा इसके अंदर ये हो रहा है कि जिस हिसाब से स्पाइस ने इनके प्लेन्स को लेके वापस कामकाज शुरू करने का जो वो किया है, उससे हो सकता है कि इसके टुकड़े होके इसमें वैल्यू लोगों को दिखने लगी, क्योंकि कोई ऐसी बिड तो आई नहीं है। सो कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों ने जो इसके ऊपर जो सपोर्ट करने का ऐलान किया था, वो कोई और फॉर्म में आने की उम्मीदें अटकलें लोगों को हो सकती हैं, बट इससे दूर रहें जब तक इसमें कोई न्यूज़ फ्लो ठोस आपको डायरेक्शनली ना दिखने लगे कि हाँ अब इसका सोल्यूशन कुछ समय में जाहिर है और आना चाहिए, तब तक ये हमेशा इस टाइप का ही रहेगा। बट आई थिंक टुडेज मूव इज़ अ टेक्निकल करेक्शन। जो शॉर्ट कवरिंग का दौर जो है शुरू आज जब सुबह खुला था तब से ही अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा गैप अप खुला, क्योंकि लोगों को पता था कि भाई ये अब यहाँ से निकलना शुरू करना पड़ेगा। चलिए एक और स्टॉक की ऐसी बात करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत तेज़ी का नज़र दिख रहा है इस वक्त। ONGC लगभग 165 रुपये के आसपास हम लोग सुबह से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही कच्चे तेल में, जैसा कि प्रदीप जी बड़ी अच्छी तरीके से कहते हैं, उबाल आता है, वैसे ही ONGC भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता है। 63% इजाफा ओपन इंटरेस्ट में। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं सर्वेंद्र जी? इस वक्त लगभग 164 रुपये पे चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। देखिए इसमें एक वीकली कंजेशन है जो कि लास्ट 6-7 हफ्ते का एक वीकली कंजेशन है। उसका हाई तकरीबन 163 के आसपास ही था, 163.20 पे उसका हाई था आज से 6 हफ्ते पहले, और उसी के आसपास चल रहा है। बट आई थिंक क्लियरली ये जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लस्टर अगर ये निकाल लेता है, क्योंकि 6-7 हफ्तों का क्लस्टर है, और अगर इसके ऊपर तोड़ के बंद देता है 164 के ऊपर, अगर ये तोड़ के बंद दे रहा है, उसके बाद आप ये सेफली अज्यूम करके चल सकते हैं कि 171, 172 के टारगेट्स इसके लिए निकल के आएंगे, और 164 के ऊपर अगर वो ट्रेड इनिशिएट होता है तो आप स्टॉप लॉस उस समय 159 के नीचे लगा के रखेंगे। ओके, तो ONGC पर आप देख रहे हैं दिन के हाइस पर इस समय पहुंचता हुआ, तो 180 तक के टारगेट की जो बात हो रही थी वो बरकरार है। क्रूड इस बीच अगर आप देखिए तो आज 74-70 तक के लेवल हमने आते हुए देखे हैं, $74.70 के। तो एक तरीके से स्विंग हाई को इसने थोड़ा और बेहतरी किया है, लेकिन फिर भी आप HPBP के चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। आप देखेंगे इनमें निचले स्तरों से आज खरीदारी लौटती हुई, या शायद जो मंदी के ट्रेड थे वो कवर होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। ये अपने दिन के हाइस पर इस समय पहुँच रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। रजत, कैसे देखते हैं आप? HPCL पे खास तौर पे नजर डालिए, जो रिकवरी इस समय आप आते हुए देख रहे हैं। देखिए HPCL अगर 256-57 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाए तब अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है, नहीं तो ये जो लेवल है कल हो सकता है कुछ ऊपर में थोड़ी सी बिकवाली आए, और ऐसे ही 337, 339 इसके ऊपर अगर BPCL चले तो 343, 344 तक पहुंच सकता है। लेकिन कोई कारण से अगर फिर से 332 के नीचे आ जाए तो BPCL फिर से वीक हो जाएगा। और जहां तक क्रूड का सवाल है, मैंने NYMEX WTI क्रूड को ट्रैक करता हूँ, उसमें $67 में काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मुझको दिखता है। वो लेवल पार कर जाए तो आगे ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, नहीं तो इस लेवल पे कुछ कंसोलिडेशन होने की संभावना ज़्यादा दिखता है। चलिए, वैसे तो इस वक्त गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है, वो है गृह फाइनेंस। लगभग 300 रुपये का प्राइस F&O मार्केट में इस वक्त, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये चेंज आया है। आपकी राय सर्वेंद्र जी? ये स्टॉक लगभग 2-3 दिन से लगातार गिरा, और जैसा कि आप कहते हैं कंजेशन जोन से बाहर निकला है। देखिए प्योरली एक शॉर्ट टर्म प्ले बनेगा, ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% डिलीवरीज ही जाती हैं। तो प्योरली एक ट्रेडिंग प्ले अगर किसी को करना है तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन का ही रुझान रखें। आई थिंक 305-306 के स्तर ऊपर में स्टॉक छू सकता है, वो टारगेट्स रहेंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप 295 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। प्योरली 1 से 2 दिन के लिए ट्रेडिंग प्ले है। 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पर आप ट्रेडिंग प्ले के तौर पर ग्रुप फाइनेंस को लेकर चलेंगे। ये दरअसल डेट फंड रेस करने की तैयारी में है ग्रुप फाइनेंस, ये खबर भी आ जाती हुई नजर आई थी। एक स्टॉक मुझे नीचे दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे, वो है इन्फो एज, जहां पर करीब 2.5% ऊपर, मेरे ख्याल से करीब 4% का स्विंग कम से कम इसने दिखाया है, 4 से 5% का पिछले कुछ मिनटों के दौरान। वो चार्ट ज़रा लेकर आइए सर्वेंद्र, इसके चार्ट पर नज़र डालिए, क्या देखते हैं आप इन्फो एज में? मैं चार्ट पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। नौकरी के नाम से शायद मिलेगा आपको। जी, आई थिंक ये सबसे बड़ा, ये दो टिकर चलाने का जो NSE BSE के अलग अलग टिकर हैं, ये कभी कभी तकलीफ देते हैं। नौकरी का चार्ट मैंने निकाला 1941। जी।
देखिए ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के रेंज में उसके आसपास ही चल रहा है, तो आई थिंक प्योरली बीइंग एन आउट परफॉर्मर स्टॉक आप इसको उसी नज़रिए से देखते रहेंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड्स कोई बहुत बेहतरीन तो यहाँ निकल के नहीं आ रहे, बट फिर भी मुझे लगता है कि 1970-1975 तक का एक ट्रेड पॉसिबल है। अगर वो अगर आप 30-35 पॉइंट का ट्रेड ले रहे हैं तो एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, बट थोड़ा हाई रिस्क टेरिटरी में है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, तो उस नज़रिए से उसको बिल्कुल ध्यान रखें। और लिक्विडिटी कम रहती है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। चलिए, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लगभग 1940 रुपये के आसपास चलता हुआ। हालांकि पिछले 2-3 दिन में जो वॉल्यूम्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और पिछले 1-आध घंटे का जो वॉल्यूम चेंज है वो पिछले 2-3 दिन से और बेहतर है। आईटी स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। 2 शेयर्स, विप्रो जो इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहा है, और इन्फोसिस में जिसमें एक छोटी सी ब्लॉक डील हुई है। इस वक्त इसमें विप्रो का प्राइस लगभग 292 रुपये फ्यूचर्स मार्केट में, ये अपने सबसे उच्चतम स्तर पे शेयर चल रहा है। और इन्फोसिस लगभग 770 का जो इसका पिछला हाई था, लगभग इस वक्त 730 रुपये, 7 रुपये ऊपर 1% का इजाफा। ऐसे मार्केट में जहां काफ़ी बिकवाली का दौर चल रहा है, तो पूरा डिफेंसिव मार्केट इस वक्त, सारा पैसा जो बैंकिंग में से निकल रहा है वो डिफेंसिव काउंटर्स में जाता हुआ टेक, एफएमसीजी और ऑटो। आपकी राय दीवान साहब, फ्रंटलाइन टेक शेयर्स पर, इन्फोसिस और विप्रो खासकर? आई थिंक विप्रो, मुझे याद है जब विप्रो का नाम मैंने 1-2 बार लिया था, 6 महीने हो गए इस बात को, 5-6 महीने, तब ये थोड़ा सा अंडरडॉग माना जाता था, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा था। बट आई थिंक जिन्होंने लिया है उनके लिए इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्डिंग बेट्स, और वो भी उससे बिना कोई वॉलेटिलिटी के स्मूथली। एक बीच में जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्च के महीने में आई, जब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 20-25 रुपये करेक्ट हुआ, उसके अलावा इसने जो परफॉर्मेंस दी, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इससे एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रहती है, इसको वैल्यूएशन कम मिलता है, पी मल्टीपल इसका थोड़ा सा नरम रहता था, वो होते हुए इसने परफॉर्म किया, और उम्मीद इतनी कम थी कि जो भी परफॉर्म किया वो पसंद आया मार्केट को, तो वो उसको रिवॉर्ड किया। अब उसके ऊपर इन्होंने एक और आपको वो दे दिया कि बाईबैक भी अनाउंस हो गया। अब ये पिछला बाईबैक जो था, उसको अगर उससे कोई सीखना चाहे या उससे कोई दिशा लेना चाहे, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा कि आपके लिए आर्बिट्राज भी अच्छा है। सो एक्सेप्टेंस रेशो भी ऑलमोस्ट 10%, 9.5-10% का जो एक्सपीरियंस रहा है। सो फ्रंट लाइन में ये होगा, बट मुझे जो काउबॉय शेयर है इसके अंदर वो है HCL टेक, जो आपको मतलब वो पीछे से आके भी आगे जो बाजी मार जाता है, और जो परफॉर्मेंस आती है वो उसकी, क्योंकि उनके जो एक्विजिशंस हुए हैं उसका अभी भी पूरी तरह से समीकरण नहीं आया है स्टॉक के प्राइस में, और वो जो सम ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे जो उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसके सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से अगर आप करें तो इट कैन एक्चुअली गेट री रेटेड स्लाइटली हायर। तो ये जो 1100 की जोन, वो कंजेशन है या सपोर्ट है, ये सर्वेंद्र बता पाएंगे, बट मेरे हिसाब से वो उसको लांग के बहुत आसानी से वो 1260-1270 वाली जो जोन है वहाँ तक भी पूरी गुंजाइश रखता है जाने की। चलिए, हम लोग बात सुबह से कर रहे हैं डिफेंसिव प्लेस की। आप देखिए, विप्रो इस वक्त टॉप गेनर है मंथली बेसिस पे आईटी सेक्टर में, लगभग 14% ये स्टॉक बढ़ा है, और HCL टेक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ 1% बढ़ा है। तो हो सकता है कि ये, जी हाँ, और आप देखिए कि कई ऐसे शेयर्स हैं जो बिल्कुल डिफेंसिव थे और बहुत ही वीक काउंटर्स माने जा रहे थे मार्च में। उसमें आपको मैं मंथली गेन्स बताता हूँ। लुपिन में 18%, विप्रो में 13%, सेल 7%, आइडिया की तो चलिए बात नहीं करते इस वक्त, और मैरिको 7%। तो इस तरीके से जो पैसा है उन शेयर्स में जा रहा है जहाँ पे आपको एक्चुअली रोज़ बिकवाली होती दिखती हो। प्रदीप जी। बिल्कुल, और आज यहाँ पर टाटा स्टील अगला स्टॉक है जो मेरी नज़र में आ रहा है, जिसपे दबाव तेज़ी से बढ़ता हुआ। सर्वेंद्र, क्या देख रहे हैं, एक मंदी का ट्रेड इस पर बनता है क्या? पिछले करीबन 15-20 मिनट के दौरान इंडेक्स में जो स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर हुए हैं उनमें से ये सबसे आगे है। नहीं, देखिए डेफिनेटली अगर आप मेटल स्पेस को देखिए तो जहाँ से हमको लगा था स्टार्ट ऑफ द ईयर कि भाई मेटल्स में एक अच्छा बाउंस आएगा, वहाँ से 450 वाला आपको 550 के आसपास टाटा स्टील मिला। अब आई थिंक लास्ट 1-2 दिन में, इनफैक्ट अगर देखें तो सेटअप्स थोड़े आज ही इसके गड़बड़ाए हैं। कल तक तो ये ठीक था क्योंकि 15-20 दिन से अपने लॉन्गर टर्म 200 डे एवरेजेस को होल्ड कर रहा था। तो आज डे 1 ऑफ द ब्रेक है, तो कोई ऐसी देर नहीं हुई। डेफिनेटली अगर किसी को शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आई थिंक एक शॉर्ट ट्रेड इसमें बिल्कुल बन सकता है, और आप इसमें देखेंगे कि नीचे में टारगेट्स आप राउंड फिगर के लेके चलेंगे 500 के आसपास, 500-505 के टारगेट्स रहेंगे नीचे में। और अगर आप वो ट्रेड शॉर्ट साइड का ले रहे हैं तो 531 रुपये 60 पैसे पे स्पॉट पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक छोटा करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है। फिलहाल मानना यही है कि 450 में बॉटम तो एक बना है, तो ये जस्ट एक करेक्शन है। 500-505 तक खेलें,
वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए 505 तक अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो टाटा स्टील आपको मौका दे रहा है इस वक्त। बात करते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स की, बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ उतनी ही ज़बरदस्त गिरावट, इस वक्त लगभग 190 रुपये 189 रुपये के आसपास चलता हुआ। पिछले दिन से मुकाबले करीब 15 गुना जो है इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, 16 रुपये नीचे 8% की गिरावट। आपकी राय इस पर सर्वेंद्र जी और प्रकाश साहब, अगर आप कोई इसके बारे में स्टडी करते हो एजिस लॉजिस्टिक्स? देखिए, अगर आप इसको देखें तो जब से इसमें वीकनेस आई 18 जब से इसमें वीकनेस आई 2018 के बाद से, जब इसने अपना 200 डे तोड़ा है, वहाँ से अगर आप देखें कंसिस्टेंटली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाता हुआ और एवरेज को किस करता हुआ, एवरेज भी गिर रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो डेफिनेटली स्टॉक का नीचे है और आप ये मान के चलेंगे कि पिछले इसके जो डबल बॉटम लोस थे तकरीबन 170 के आसपास, वो तो ये रिटेस्ट करेगा। तो वहाँ तक तो ये जा रहा है 170 के आसपास, और अगर 170 इसने खुदा ना खास्ता तोड़ दिया तो फिर आई थिंक गिरावट जो है इसमें काफ़ी गहरा सकती है। बट फिलहाल आई थिंक 170 की तरफ ये चल पड़ा है और वहाँ तक ये जाएगा। जी प्रकाश साहब, आपका प्राइस आ गया येस बैंक पे 230 रुपये, क्या राय है? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा वो जो करेक्शन, वो मैंने सोचा था ये रिजल्ट्स वाले दिन आएगा, जो किचन सिंकिंग और जो भी ये क्लैरिटी आनी है, ये 22वीं सदी चल रही है तो बहुत पहले आ जाता है। एंटिसिपेशन जो था उससे काफी जल्दी, 2-3 दिन जल्दी आ गया। मेरे ख्याल से शुक्रवार को रिजल्ट्स हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आपकी बात बाजार बहुत सीरियसली लेता है। नहीं लिया लोगों ने, इनफैक्ट 260-70 में भी लोग एंट्री जब ले रहे थे, क्योंकि तब जोश अलग था, वो जो 300 का जो मुकाम दिख रहा था। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में वो अभी भी आने की पूरी गुंजाइश है फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वेशन। लेकिन अभी जो मार पड़ना है या जो करेक्शन होना है वो आप उसको झेल लीजिए। और ये हो सकता है कि जिस हिसाब से गिरा है रिजल्ट वाले दिन, उतार चढ़ाव में वॉलिटिलिटी की वजह से ये वही 220-225 की जोन में रहे। लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड बाइंग विंडो जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना। तो आप धीरे धीरे करके इसको आप 230 रुपए पे खरीदना शुरू करेंगे और कहां तक नीचे खरीदते रहेंगे? आई थिंक नीचे के साइड में अगर कोई एडवर्स न्यूज आ गई जो हम लोग को कोई अनुमान ही नहीं है जिसका, तो फिर गिरावट काफी गहरी हो सकती है। बट अदरवाइज ऑन अ मॉडरेट बेसिस ये 220-225 की जोन जो है, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और ये मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको आज इस मार्केट में जो कई नई ऊंचाइयों के आसपास है, आपका एंट्री ठीक अगर हो गई तो प्राइस टारगेट तो जब आना है वो आएगा, कि उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एंट्री तो आपके कंट्रोल में है। तो उसको एटलीस्ट डोंट ओवरडू दैट कि आप जोश में आके आप 280 पे लेके बैठ जाए और फिर बोले 300 के ऊपर कब जाएगा। जी जी, आज तो मंगलवार है तो फिर जीएम ब्रूअरीज रेडिको खेतान चल रहे हैं, फ्राइडे मूड बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन का तीसरा चरण भी है, तो समझिए खेल। लोग स्टॉकिंग पहले से ही कर रहे हैं। नहीं जीएम ब्रूअरीज और रेडिको खेतान, वो जो नाम भी सामने आ रहे हैं वो उसको सीधा फायदा मिलता है। पिछले वीकेंड पे जो सब बिका है वो आपको आज दिख रहा है स्टॉक। चार्ट देखिए जरा, क्या देखते हैं सर्वेंद्र इन दोनों में? देखिए, रेडिको में तो 350 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं पहले भी, और हमेशा उस एरिया में अगर आप देखें 350-360 के आसपास इसमें सपोर्ट्स आते हैं। और ये तकरीबन ये सिनेरियो लास्ट 1-1.5 साल से चल रहा है, 2018 के स्टार्ट से। तो 350 उसके लिए ऑलवेज स्टिकी है और वहाँ पे सपोर्ट्स रहे हैं। एक आध बार कभी थोड़ा उसके नीचे गया है, बट मेरा मानना है कि उधर से ही सपोर्ट आया है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि एटलीस्ट अपने एवरेजेस का रिटेस्ट करेगा। फिलहाल तो सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है, बट आई थिंक 375-380 ये एक रिटेस्ट इसमें होगा। और अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो आप 340 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 370-380 के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप तेज़ी का ट्रेड करने की राय फिलहाल दे रहे हैं। जाते जाते देखिए और कहाँ खरीदारी हो रही है। सिम्फनी की हम बात कर रहे थे, 4.25% ऊपर ये अब आपको दिखाई देगा। अजंता फार्मा यहाँ पर खरीदारी आई है। रेडिको 3% ऊपर, जैसे कि हमने अभी भी नज़र डाली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एक स्टॉक देखिए 7% ऊपर। जाते जाते खरीदारी यहाँ भी देखने को मिली है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, थॉमस कुक और डेल्टा कॉप, ये एक और स्टॉक है जहां पर हमने आज काफ़ी मूवमेंट देखा है। तो देखिए, इस कमज़ोर बाजार में जब काफ़ी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, जब इंडेक्स अपने लेवल्स तोड़ रहे हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं जहां अच्छी खरीदारी हो रही है। कोई चार्ट सर्वेंद्र इनमें? डेल्टा कॉप खास तौर पे अगर आप देख पाएँ। देखिए, डेल्टा कॉप में यही है कि लास्ट एक आध महीने से अगर आप देखें, जहाँ से इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरीज गई, ब्रेकआउट हुआ और 240 का वो स्तर था जहाँ से इसमें मोमेंटम आया, उसका एक बार रीटेस्ट हुआ, फिर उसने वापस एक 270 का एक नया हाई रखा। तो आई थिंक मैं ये मान के चलूँगा, जैसे मैंने अभी बोला कि बाजार की ये 2-3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, ट्रेंड डिसाइडिंग है। तो डेल्टा के लिए भी अगर ये 240 के सपोर्ट होल्ड हो जाते हैं तो ये मान के चलेंगे कि लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास इसने अपने आप को सपोर्ट ले लिया है। और फिर उसके बाद आप 260-265 की बात करेंगे तो मैं इसको एक दिन देख लेना चाहूँगा। बट 240 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, किसी को करना है तो 260-265 का ट्रेड है। 238 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे
और जैसे भी मैं बोला नेक्स्ट 102 दिन में तो क्लियर ट्रेड बन ही जाएगा, बट फिलहाल किसी को प्रीएम्प्ट करना है 238 का स्टॉप लॉस है, 260 का टारगेट है, डेल्टा को आप बाय करके चल सकते हैं। चलिए, और इसी तरीके की तेज़ी देखी जा रही है सिंजीन में, जिसकी 24 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग है। ये कंपनी बोनस शेयर्स के लिए बात करने की इच्छुक है और काफ़ी अच्छा इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 11,000 करोड़ और प्रॉफिट भी इसका काफ़ी अच्छा है, इस वक्त 602 रुपये पे चलता हुआ। आपकी राय सर्वेंद्र जी, क्या करना चाहिए सिंजीन पर? नहीं, बड़ा लिक्विड सा स्टॉक है और आई थिंक रेगुलर कवरेज में नहीं है, मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। बिल्कुल, थोड़ा सा सेटअप्स इसके मुझे क्लियर नहीं लग रहे। ONGC को देखिए, फ्यूचर्स में लगभग 165 रुपये इस वक्त होता हुआ, थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात करी थी 165.20 और इसी तरीके से आपको बाइंग दिख रही है सेरा सैनिटरी वेयर में। देखिए ONGC में तो अपना वो ट्रेड इनिशिएट हो गया 164 वाला, क्योंकि अब बंद से हम खाली 2-3 मिनट है तो वो ट्रेड इनिशिएट है और बिल्कुल लेके इसको लेके चलना चाहिए और हम मान के यही चलेंगे कि 164 का ब्रेकआउट है। अब इसके बाद 175 180 के टारगेट्स इसके रहेंगे और आप अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो 158 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ONGC बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ONGC में बाय कीजिए। और एक शेयर जो दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहा है वो है रेपको होम, लगभग 430 रुपये के आसपास फ्यूचर्स मार्केट में, और अलग ही अनुभव है, 2.9% ऊपर NBFC स्पेस में आज। कोई राय आपकी सर्वेंद्र जी? देखिए इसमें सेटअप्स तो ठीक बन रहे हैं और अगर आप देखें तो लास्ट 1.5-2 महीने का जो कंसोलिडेशन है वो 420 से लेके तकरीबन 450 की रेंज में जो इसने दिया है वो आई थिंक क्लियरली एक सेटअप तो बुलिश सेटअप इसमें दिख रहे हैं और 50 डे एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो मैं मान के ये चलूँगा कि ये स्टॉक आपको 450 माफ़ करिएगा 450-455 के लेवल्स ये ऊपर में आपको दिखाएगा। हफ्ता भर लग सकता है बट वो लेवल्स इसमें लग रहा है कि आएंगे और आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 413 के नीचे। और मेरा आखिरी प्रश्न है बजाज फिनसर्व पर। प्रकाश जी, हम लोग बात कर रहे थे मंथली गेन्स में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। ये एक चुनिंदा स्टॉक है, इतनी ज़बरदस्त इसकी बेस और 7% गेन इसका फ्यूचर्स मार्केट में मंथ में। कोई आपकी राय सर्वेंद्र जी बहुत जल्दी बजाज फिनसर्व? नहीं, देखिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहूँगा, शॉर्ट तो नहीं करना चाहूँगा बट अवॉइड भी करना चाहूँगा, लॉन्ग साइड का रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। बाजार इस वक्त आखिरी सेकंड्स में आ चुके हैं और अब देखिए क्लोजिंग का लेवल आपके सामने 29,500 के बिल्कुल करीब बैंक निफ्टी का प्रोविजनल क्लोज आ रहा है 29,502। देखना होगा फाइनल नंबर क्या आता है, शायद 29,500 के नीचे आए, इसकी पूरी संभावना है। निफ्टी 11,600 के नीचे, तो डिसाइसिवली जिन लेवल्स की हम बात कर रहे थे 11,610 के ऊपर अगर बंद हो तो बुल्स को लगेगा कि हाँ थोड़ी राहत मिली, वो नहीं मिल पाई है। और निफ्टी बैंक में तो हमने 29,500 का अहम लेवल भी तोड़ा जहाँ पर काफ़ी सारे पुट राइटर्स खड़े हैं। सेंसेक्स करीब 65 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव होकर करीब 28-29 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर में जाते जाते जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इस पर नजर डालें तो 3 स्टॉक ऊपर है तो 4 में गिरावट देखने को मिल रही है। इतना स्टीप नहीं है दरअसल एडवांस डिक्लाइन रेशियो और मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव जोन में। तो यह इस वक्त का आज का ट्रेड। निफ्टी पर दबाव बनाने वाले स्टॉक्स आपके सामने मारुति, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटो और टाटा स्टील जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला। बैंक में HDFC बैंक, SBI, RBL और यस बैंक जो आज कमज़ोर होते हुए नजर आए हैं। निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स ONGC 4.5% ऊपर फाइनली जाकर बंद होता हुआ और सन फार्मा 3% ऊपर। आइबुल हाउसिंग, जी एंटरटेनमेंट, खबरों का असर यहाँ पर होता हुआ कि कुछ कंपनियों में हिस्सा बेचने में कामयाबी मिल रही है। जेट एयरवेज काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद 8.5% ऊपर बंद। न्यूलैंड लैब, रिलायंस कैपिटल, कार्डा कंस्ट्रक्शन, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आज के ट्रेड में पॉजिटिव दिखाई देंगे। फार्मा, ये एक सेक्टर जो मजबूत रहा। लुपिन खासतौर पे 4% ऊपर और स्पार्क, एस्टेक लाइफ, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर तेजी। चलिए फ्यूचर्स मार्केट्स में देखते हैं किस तरीके का उतार चढ़ाव रहा। प्राइस गेनर्स में आपको जेट एयरवेज की बात करी प्रदीप जी ने। यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे फ्यूचर्स जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बने हैं। भारतीय एयरटेल में लगभग 17 रुपये 15 पैसे पे 317 रुपये 15 पैसे पे ये स्टॉक बंद हुआ। मारुति सुजुकी 7,000 का न्यूनतम स्तर देखा और इस वक्त 7,082 रुपये पे ये बंद होता हुआ 3% का गिरावट। सेल फ्यूचर्स में लगभग 54 रुपये 7 पैसे पे ये बंद हुआ है, इसमें 3.2% की गिरावट देखी गई। फ्यूचर्स जहां पे लॉन्ग पोजीशंस देखी गई हैं, जेट एयरवेज जिसकी कब ने काफ़ी बात करी लगभग 168 रुपये के आसपास, ONGC में लगभग 165 रुपये और लुपिन जो बंद हुआ है वो 861 रुपये 15 पैसे पे बंद हुआ है 3.3% की तेज़ी के साथ। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग BHEL फ्यूचर्स, अरविंद और रिलायंस कैपिटल में। तो वक्त है इजाज़त लेने का अपने सभी एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया
प्रकाश, सर्वेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रजत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब स्टॉक 2020 का रिजल्ट। और यह आज आपके सामने नतीजा। आज पिच ने जिस तरह से मूड बदला तो रिटर्न थोड़े कम आते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन। और जाहिर है कि सुबह बल्कि 2 बजे अगर आप ये रिजल्ट देख रहे होते तो बिल्कुल तस्वीर कुछ और नजर आती। 2 बजे के बाद आज बाजार ने बिल्कुल से अपने मूड में रिवर्सल दिखाया।